अच्छा भाई, एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन आपके सारे स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करा देगा। वैसे खैर इस सवाल को बनाने में तो कुल मिला के 15 दिन लगे हैं। नहीं नहीं, करने में 15 साल नहीं लगेंगे। सवाल बनाने में मतलब ये होता है कि आपको उसकी डेंटिंग पेंटिंग सब करनी होती है। लॉजिकली उसको आईएफआरएस के हिसाब से रखना होता है, तो उस हिसाब से। बिल्कुल, आप सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी प्लीज सुनिएगा, अगर टाइम कम है हमारे पास तो हमें विद इन टाइम फ्रेम्स को कंप्लीट भी करना, समझना भी है। तो मैंने करवा दिया, खाली ये काफी नहीं होगा। आप लोगों ने घर जाके इसको वापस से भी करना है, ताकि हाथ साफ हो जाए इसके ऊपर। चलें जी। अच्छा, रात में सवाल भेज के अच्छा नहीं किया मैंने। ओके जी, सॉरी यार। इधर। अच्छा भाई, वैसे आप इसमें देखें हैं तो IS 16 इट सेल्फ है, IS 40 है, IS 20 है, IS 23 है। सही है जी। इसमें मैंने वो इम्पैक्ट भी डाला है कि विद इन अ ईयर आपने कोई कंडीशन ब्रीच की, और जिसकी वजह से आपको जो भी ग्रांट है वो रीपे करनी है। वो भी फुल नहीं, पार्शली। और आप नॉमिनल वैल्यू पे चल रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू पे चलने का मतलब ये है कि आपके पीपी में एडजस्टमेंट आएगी। तो मेरे ख्याल से फॉर द ईयर का जो भी आपका डिस्क्लोजर है उसके अंदर कुछ एडिशन होगी, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चेंज होगा। अगर हम आपस में चीजों को लिंक कर पाए तो एक एक करके लेके चलते हैं। तो आप लोगों ने साथ बने रहना है। आप कैलकुलेटर भी अपने पास रखेंगे, आप साथ साथ उसको लिखेंगे भी, ताकि आप अपने हाथों से उन कैलकुलेशंस को गुजारें। सही है जी। मैं फिर बता दूं, इस नेचर का सवाल आ भी सकता है। रीजन बीइंग कि उसने तीन चार चीजों को मिला के पूछ लेना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। इस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि आप हर एक एडजस्टमेंट को स्पेसिफिक आईएफआरएस समझो। लेट से, अगर मैं बोरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं, तो आप बाकी सब चीजों को भूल जाओ। आप सिर्फ किसकी एडजस्टमेंट करो? बोरिंग कॉस्ट की। आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, अगर मैं कहता हूं कोई गवर्नमेंट ग्रांट के रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो आप बाकी भूल जाओ ना कि कोई ओपनिंग भी एग्जिस्ट करता है। आप सिर्फ किसकी एडजस्टमेंट करेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट की। उसकी आप एंट्रीज बना लें। आप फिर सीधा सीधा बाद में इसको कहाँ पुट करें? डिस्क्लोजर में। देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों से सुकून से समझना मेरी बात को। इस नौयत का सवाल आ सकता है। सही है जी, पर ये सीए फाइनल में नहीं आएगा फामिया, ये आपके कोर्स का ही पार्ट है। मैंने इसमें कोई चीज ऐसी नहीं पूछी जो आपके कोर्स से बाहर हो। आप देखेंगे, अभी रीड करेंगे, सारी विद इन दी एम्बिट ऑफ योर कोर्स है। मैंने उसमें रहते हुए ये बनाया सवाल। सही है जी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, खाली इस बात पे फोकस करें कि अगर मैंने कोई एडजस्टमेंट पिक की है, तो आप उसको एक साथ नहीं देखें, आप इंडिविजुअली देखें। आप बोलें कि ये एडजस्टमेंट अगर मैं अलग से सॉल्व करूं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और फिर बाद में वही चक्कर, एडिशन, डिस्पोजल, फिर डेप्रिसिएशन, रिवर्सल, और फिर रीवैल्यूएशन के लिए रिवर्सल, और फिर रीवैल्यूएशन। ऐसा ही है। तो वो बात की बातें हैं, पहला वर्किंग करके अपने साइड में रख लें। सही है जी, क्योंकि हमें पता है कि हम डायरेक्ट डिस्क्लोजर नहीं बनाते। डिस्क्लोजर में मैक्सिमम दैट यू कैन डू, ओपनिंग बैलेंसेस को लिख दें। सही है जी। तो जब मैं ये कह रहा हूँ ओपनिंग बैलेंसेस को लिख दें, तो लिख दें जल्दी से। जल्दी से 2 पेज आपके खाली होने चाहिए आपके सोल्यूशन के लिए। 2 पेज। पर वो रिदा कह रही है मल्टीपल स्टैंडर्ड का एक बार आया है, पर रिदा वो बहुत मासूम सवाल था, बहुत आसान सवाल था जो आया अब तक एग्जाम में। देखो, ये देखो इधर, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है भाई। ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। जी बिल्कुल, यही हेड्स हैं। अल्लाह का शुक्र एग्जामिनर नहीं हूं मैं। ओके। आपने अभी FAI 2 के सवाल नहीं देखे हैं? वहां पे पूरी बुक इस नौयत की बनाई हुई है मैंने, कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। पर ये है कि फिर पास पेपर आपको बहुत आसान लगते हैं उसके बाद।
तो स्पीड में आ जानी ओपनिंग बैलेंसेस, और फिर आप कितने अकाउंट खोलेंगे? 2। कॉस्ट का अकाउंट खोलने के बाद 10 लाइनें खाली, सही है जी, और अक्यूमुलेटेड के बाद भी 10 लाइनें खाली। फिर एक एक करके इसको फिल आउट करेंगे। हाँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी अलग से हेड बनेगा, और ये वो एसेट है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और आई थिंक हो सकता है कि भाई इसके लिए आपने लोन भी लिया हुआ हो, तो बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा। और इसमें सिंगल फाइनेंसिंग नहीं है, मल्टीपल फाइनेंसिंग है, तो ये देखना है। और हमने जो मैंने लेक्चर्स दिए थे तुम्हें बोरिंग कॉस्ट के, उसमें स्पेसिफिकली मैंने ये बताया है कि जब एक से ज्यादा जनरल बोरिंग होती है तो आप एवरेज लेते हैं, रेट निकालते हैं एवरेज, ताकि ये मैनिपुलेशन ना हो सके कि मैंने इस बैंक से पैसा लिया था तो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। क्योंकि जिसका ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो लोग कोशिश करेंगे कि उसको ही कैपिटलाइज करें, तो हम क्या करते हैं, सबका एवरेज इन मिलियन रिप्रेजेंट। अच्छा, एक और चीज सुनो सारे बच्चे, आपको एक चीज का ख्याल रखना है एग्जाम में, सवाल अगर रुपीज इन थाउजेंड है तो आप भी सॉल्व करेंगे रुपीज इन थाउजेंड में। यहाँ पे कुछ मिलियन विलियन नहीं लिखा हुआ, तो ऊपर देखो सवाल में पूरी अमाउंट लिखी हुई है, तो आप भी 100% अमाउंट पे जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक डेप्रिशिएट भी नहीं होगा। अहमद कह रहे हैं आपने कितना टाइम दिया है? बेटा अगर मैं इसके लिए टाइम दे दूं ना तुम लोगों को, तो फिर मैं 5 दिन बाद बात करूंगा तुम लोगों से। अभी साथ साथ करो मेरे सॉल्व ये, मैंने ये कहा है कि अभी मैं पूरा सवाल समझाता हूँ, और फिर आप एक बार जाके घर पे वापस से कीजिएगा, पर मैं साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूँ। इनको मैंने खाली ओपनिंग बैलेंसेस रिपीट करने का कहा है, जैसे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं सोल्यूशन का, वैसे। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए, और ओपनिंग बैलेंसेस लिखने के बाद आपने 2 अकाउंट्स ओपन करने हैं, एक कॉस्ट का अकाउंट और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अच्छा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अगेंस्ट में कुछ नहीं आ रहा, इट मेक सेंस कि अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा बशार 50% ईजी है, तो बाकी 50% मैं करा देता हूँ। मतलब इट्स गुड कि आपको आसान लग रहा है, तो वेरी गुड यार। पर आसान लगना और करने में फर्क है, इसमें बहुत बारीकी है, तो देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचते हैं। और वेरी अप्रिशिएटिव भाई कि अगर आपको अच्छे से ये पिक हो रहा है सवाल। चलें जी, ये बात क्लियर है। चलें जी, अब मुझे इतना पता है कि जब मैंने ये ओपनिंग बैलेंसेस जानी लिख दिए जो यूजुअली हम करते हैं, तो इन ओपनिंग बैलेंसेस के बाद आपको ये पता होना चाहिए। लाइट बंद कर रहे हो? ओके जी, कर लो लाइट बंद। चलिए जी आगे। अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंसेस के बाद तुम सबको याद होगा हम एडिशन पे काम करते हैं। किस पे? एडिशन पे। अब आपने सबने यहाँ फोकस करना है क्योंकि आप बैलेंसेस लिख चुके हैं, हम भी अभी उसी सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे, तो दैट मीन्स कि पूरे सवाल में जितनी भी एडिशन है मैं सब पे एक साथ काम करूंगा। सही है जी, फोकस करें यहाँ पे। मैंने ये कहा बिल्डिंग जो है ऊपर, ये वाली बिल्डिंग जिसके अंदर 3 बिल्डिंग्स हैं, एक साइड एरिया में है, दूसरी कोरंगी में, एक सोलाबगोड में, जिसकी फेयर वैल्यू है 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन रिस्पेक्टिवली। अच्छा, 5 4 3 को ऐड करो, 12 मिलियन। ये 12 मिलियन आ रहा है ऊपर। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, यानी अगर मैं सोल्यूशन बोल रहा हूँ, सवाल में जाके देखूं, तो एसएल की पॉलिसी है कि बिल्डिंग को किस पे रखता है? फेयर वैल्यू मॉडल पे रखता है। तो भाई अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे रखता है तो सर आपने तो कल सिखाया था कि इसके अगेंस्ट में अक्यूमुलेटेड नहीं आता। हो सकता है 2 साल में करता हो सकता है 3 साल में करता हो, तो जब जब करेगा तब रिवर्स होगा। सही है जी। तो यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, एसएल कैरीज रीवैल्यूएशन आफ्टर एवरी 2 इयर्स। क्लियर है? यानी मतलब अभी 1 साल हुआ होगा, 1 साल बाकी होगा। भाई सीधी सी बात है ना, अगर ओपनिंग 0 होता दैट मीन्स कि अभी एक भी साल नहीं हुआ होता। सही है, यानी अभी तक 1 साल हो चुका है। चलें जी आगे सुनते हैं। मुझे एक बात बताओ, एसएल पॉलिसी इज टू कैरी बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू। सही है, इसने बता भी दिया। लास्ट री वैल्यूएशन हैव बीन कैरीड ऑन दिसंबर 31 2018।
और अभी चल रहा है, अभी जो हम साल लेके चल रहे हैं 2020 है, तो मेरे ख्याल से 2019 एक ही साल लैप्स हुआ है, क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग पे हमें जाना है, तो भाई एक साल हो चुका है रीवैल्यूएशन को। क्लियर है जी? आगे वो कह रहा है कि भाई सरप्लस अराइज हुआ था उस दिन पे 0.8 मिलियन का, 0.6 मिलियन का, 0.4 मिलियन का। अच्छा, इन तीनों को प्लीज ऐड करो, तो उस दिन का सरप्लस मिल जाएगा जिस दिन ये रीवैल्यूएशन हुई थी। कितना आया? 1.8 मिलियन। साथ साथ आप लोगों ने करना जानी 1.8 मिलियन। खाली इस पे तो करना, जो लिखने को कहूंगा वो बाद में, अभी तो खाली डिस्कशन, एक सवाल का माइंड मैप बना रहे हैं। अच्छा, 1.8 मिलियन। अब देखो आगे क्या कह रहा है, सरप्लस बैलेंस एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ दीज बिल्डिंग्स एज एट जनवरी 1, यानी साल के शुरू की बात कर रहा है। कितना आ रहा है? तो सर आप ये कह रहे हैं कि जब रीवैल्यू हुआ था तो 1.8 मिलियन था, अभी आप कह रहे हैं साल के शुरू में 1.65 मिलियन का आ रहा है बैलेंस सरप्लस का, तो ये क्यों? रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हुआ होगा। क्या ट्रांसफर हुआ होगा? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो क्या इसने आपको बताया कितना ट्रांसफर हुआ होगा, या आप आगे लेके आएंगे? आपको हर एक एसेट का बैलेंस अलग अलग मेंटेन करना है। बताऊं क्यों? रीजन सुनो इसका, क्योंकि इस साल के आखिर में फिर रीवैल्यूएशन ड्यू हो गई है, तो इस साल के आखिर में जानी आप ही वो लोग हैं जो इसको क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। पर रीवैल्यू करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपका सरप्लस का बैलेंस कितना है, क्योंकि अगर कोई लॉस हुआ तो पहले सरप्लस रिवर्स होता है और फिर पीएनएल में जाता है। तो आपको नहीं लगता कि आपको रीवैल्यूएशन करने से पहले सरप्लस का बैलेंस भी निकालना होगा? पर अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ये जो ये 1.65 मिलियन ये तीनों का सम है, आप तीनों का अलग अलग वर्किंग कर सकते हैं, हाँ या नहीं? कैसे कर सकते हैं? 0.8 मिलियन के मैंने 0.6 मिलियन, 0.4 मिलियन, पर ये कब की बैलेंसेस है? 31 दिसंबर 2018 के। आप इसको लेके आएंगे आगे और इस साल के आखिर तक लेके आएंगे, पर वॉट एवर द केसेस, देखो शाजिल एक बात तुमने गलत कही, अपोषण नहीं करेंगे। गलत। अपोषण क्यों करेंगे? अलग अलग बैलेंसेस गिवन है। इंक्रीमेंटल निकालेंगे कब से? एक साल पहले से, और रिमेनिंग लाइफ पे। चलो एक आखिरी चीज तुमसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो तुम निकालोगे अलग अलग पिछले साल से यहाँ आने के लिए, उसकी लाइफ कितनी यूज करोगे? 11, 12 यूज करोगे? अच्छा, ये यानी आप कह रहे हैं कि ये 11 साल कब की है? 1 जनवरी ओपनिंग की है, तो इससे पहले तो कुछ और रही होगी ना। तो ये जो 0.8 मिलियन है, 0.6 मिलियन है और 0.4 मिलियन है, ये 12 से डिवाइड होकर ट्रांसफर हुआ होगा, ऐसा ही है। चलो एक और चीज, बिल्डिंग वगैरह को जब डेप्रिशिएट करोगे तो बाद में करोगे ना, क्योंकि हम तो सीक्वेंस में वो बाद में आता है। बिल्डिंग वगैरह को जब तुम लोग डेप्रिशिएट करोगे, तो मुझे एक बात बताओ, उसकी फेयर वैल्यूज तुम्हें दी हुई है 543, 543 दी हुई है। इसको डेप्रिशिएट कितने पे करोगे? 11 पे या 12 पे? तो ये रिमेनिंग लाइफ तो 11 बोल रहा है। अच्छा, यानी आप ये बात समझ गए। सुनिएगा, 12 पे इसलिए करेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू जो है वो 12 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको 11 से डिवाइड करना है, ऐसे हमने सवाल करवाया भी था, अगर आपको 11 से डिवाइड करना है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक साल का अक्यूमुलेटेड क्या करें, माइनस करें। क्योंकि लॉजिकल सी बात है ना कि आपने जब लास्ट रीवैल्यूएशन की होगी तो अब वो लास्ट फेयर वैल्यू आपकी कॉस्ट बन गई होगी, ऐसा ही है। और वो लास्ट फेयर वैल्यू जो आपकी कॉस्ट बनी होगी, तो वो देखो कितनी है, पॉइंट वाली सॉरी 543। तो 543 को आप कितने पे डेप्रिशिएट करेंगे? 12 पे। मैं फिर कह रहा हूँ 11 से कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप एक एक साल का क्या माइनस करें, अक्यूमुलेटेड माइनस करें। ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात क्लियर है? बाकी ऐसा हमने सवाल किया हुआ है जिसमें सारी चीजें थी, मतलब जैसे इसने ही कहा था मुझे कितना मुश्किल बनाइएगा, तो ये वापस से वही चीजें लेके आया हूँ इधर। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये पूरी कहानी तो समझ आ गई, पर मैं तुमसे दो सवाल पूछता हूँ। क्या डेप्रिसिएशन कर रहे हैं अभी? नहीं। क्या फेयर वैल्यूएशन कर रहे हैं अभी? नहीं। हमने खाली इसको डिस्कस किया, इसको कब देखेंगे? बाद में। डेप्रिसिएशन के लिए देखना है, सही है जी, और फेयर वैल्यूएशन के लिए भी देखना है। तो सर इस एडजस्टमेंट को समझ के आगे बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात क्लियर है? यानी सर हमने अभी रीवैल्यूएशन डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि हमें बैलेंसेस को उठा के कहाँ लाना है, आगे लाना है। क्लियर है जी? ताकि हम रीवैल्यूएशन कर पाए। वेरी गुड जी, आगे। दूसरी चीज, अभी हम एडिशन को ढूंढ रहे हैं। क्या आपको ऊपर वाले किसी भी सिनेरियो में पहली एडजस्टमेंट में कोई एडिशन दिखी? नहीं दिखी। हाँ, पर अलबत्ता वो रीवैल्यू होगा, बट वो कहानी कब की? आखिर की। चलें जी आगे देखते हैं। मुझे एक बात बताएं भाई, बिल्डिंग सिचुएटेड इन पीसीएचएस,
was initially rented to आर्थर लॉरेंस। सही जी, रेंट पे दी हुई थी, बिल्डिंग रेंट पे दी हुई थी, तो सर आई थिंक मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में था। तो सर वो रेंट पे दी हुई थी बिल्डिंग, तो मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में था। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन विल बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा ही है जी, मैं सही हूँ? याद रखना ये बात, ये मिक्स होके आती हैं चीजें इधर, तभी जानबूझ के यहाँ पे पार्क किया है। अब सुनना मेरी बात, रेंट पे दी हुई थी तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, उसका पीपीई के नोट से कोई ताल्लुक नहीं है। सही, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन ऑन जनवरी 1, 2020। अभी मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या ये 1.5 मिलियन की बिल्डिंग इस बिल्डिंग में शामिल है? पीपी नहीं है, वो आईपी में होगी, तो 1.5 मिलियन आईपी की वैल्यू बता रहा है। चलें जी, वेरी गुड, मेक सेंस। आगे, हैव बीन वेकेटेड, यानी अब वो खाली हो गई बिल्डिंग 1 अप्रैल को। आपको याद होना चाहिए कि वेकेट कर देना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डज नॉट कंस्टिट्यूट पीपी, जब तक आप उसमें शिफ्ट नहीं हो जाए। ऐसा ही है। चलें जी आगे, फॉर द पर्पस ऑफ लोकेटिंग इट्स हेड ऑफिस देयरइन, हेड ऑफिस स्टाफ रीलोकेटेड एंड ऑक्यूपाइड बिल्डिंग ऑन जुलाई 1, 2020। मैं तुमसे पूछता हूं, ये ट्रांसफर होके पीपी में आएगा अब? अच्छा जी, अब एक एक करके बता दो कि अब ये जब पीपी में आएगा तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एडिशन और ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा ही है, तो यानी साहब के डिस्क्लोजर में अब इम्पैक्ट आएगा। वेरी गुड यार, एडिशन में आएगा। यस सर, एडिशन कह लो या ट्रांसफर कह लो। सही है जी, तो हम ट्रांसफर की हेडिंग डाल देंगे, वो ज्यादा अच्छा लगता है कि हमें पता लगे ये खरीदा नहीं है, ट्रांसफर हुआ है। कहां से ट्रांसफर हुआ है? आईपी से। वेरी गुड जी, आगे सुनिएगा। अब आपने डिसाइड ये करना है कि मैं 1.5 मिलियन पे लाऊं, 1.8 मिलियन पे लाऊं, या 2.2 मिलियन पे लाऊं? 2.2 मिलियन पे लाऊं। भाई ये सबको बात पिक हो गई। देखो यार, अब मैं वैसे, तुमने सवाल देखा लेंदी, पर इसमें अगर मैं तमीज से रीड करूं तो क्या मुश्किल है। मैंने एक इंटायरिटी में नहीं, इंडिविजुअलिटी में देखा है ना इसको, कि इंडिविजुअल बेसिस पे कितना है। बात समझ आई? यानी सर आपने सिंपल तो पिक किया कि ये 2.2 मिलियन एडिशन या ट्रांसफर के नाम से आ जाएगा, तो जब ये यहाँ आ गया तो आई थिंक ये डेप्रिशिएट भी होगा। कितने महीने? तो भाई जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो तुम्हें दिख जाएगा ना ट्रांसफर के अंदर। हम यही तो कहते हैं, डेप्रिसिएशन तो बाद में निकालो, पहले ऊपर की छोड़ेंगे या फिल आउट कर लो। यहाँ तक कोई मसला क्लियर हुई है वाली बात? कैसा आपने इसको एडिशन में दिखा देना है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है भाई। चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताना सर, यहाँ तक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलें सर, ऐसी चीजें अभी हम जब रीड कर रहे हैं तो समझ भी आ रही हैं। सही है, आसान लग रहा है थोड़ा सा? ओके जी। अब आगे आगे सुनिएगा प्लीज सुकून से, यानी सोचने का तरीका ये है कि भाई अलग से स्टैंडर्ड को सोचो क्या होगा। पर एक और चीज तुमसे पूछता हूँ, मैं एग्जामिनर होता तो मैं बोलता इसके बैलेंस शीट पीएनएल दोनों के एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो फिर आप, और बोलता कंपैरेटिव भी दिखाओ। तो कंपैरेटिव में ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ रही होती, और इस साल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो जाती? 0, और पीएनएल में एक गेन आता। पहले आप रीवैल्यू करते हैं फिर फेंकते हैं। तो मुझे बताओ 1.5 मिलियन से 2.2 मिलियन का गेन कितना? 0.7 का। और ये 0.7 मिलियन का गेन पीएनएल में जाएगा, इसका डिस्क्लोजर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पहले रीवैल्यू करते और फिर कहाँ फेंकते? पीपी में। ये तो बात हमें आती है। तो मैं यही कहता हूँ कि एंट्री बना के रखना, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो वो गेन को कहाँ फेंक देना? पीएनएल में। बात क्लियर है? चलें जी आगे। सर ये देखें, तीसरी चीज, बिल्डिंग सिचुएटेड इन सोलापुर हैव बीन डिस्पोज्ड ड्यू टू हेड ऑफिस रीलोकेशन। हो सकता है यहाँ पे हेड ऑफिस था तो वो रीलोकेट हो गया। ऑन जुलाई 1 एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 2.5 मिलियन। एक लॉजिकल सवाल पूछूंगा, तो सोच के बताना। सुनना, ये उस बिल्डिंग की बात कर रहा है जो सोलापुर में थी, और इस साल बिक गई है। तो बिक गई है तो आई थिंक ये डिस्पोजल में आएगा। तो हमें तो ये पता ही नहीं है खरीदी कितने की थी। फेयर वैल्यू गिवन है, तो क्या डज इट रियली मैटर कि कब खरीदी थी? तो उसका अक्यूमुलेटेड होता ही नहीं है, या जो होगा वो भी पता होगा। अगर 2 साल में रीवैल्यूएशन होती है तो 1 साल का तो उसने लाइफ भी दी हुई है, याद है? तो सर ये बात अपना दिमाग चलाते रहना कि लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट होगी। यानी सर मुझे एक बात समझ आ रही है, जो मैंने ऊपर कॉस्ट और फेयर वैल्यू के अकाउंट खुलवाए तुमसे, उसके अंदर ये कॉस्ट पे नहीं फेयर वैल्यू पे होगा, तो माइनस भी, तो जितने पे था और जितना भी इसका अक्यूमुलेटेड है वो भी माइनस होगा, पर कुछ डेप्रिसिएशन बुक होने के बाद। अब एक और चीज सिखाओ मुझे,
मैंने तुमसे ये पूछा कि अक्यूमुलेटेड जो तुम लोग रिवर्स करोगे, क्या फेयर वैल्यूएशन के लिए करोगे या डी रिकॉग्निशन के लिए? डी रिकॉग्निशन के लिए। भाई ये बात याद रहेगी, यानी इसमें ये बिल्डिंग जो डिस्पोज हो रही है उसका अक्यूमुलेटेड भी रिवर्स होगा और वो नॉर्मल प्रोसीजर के तहत होगा। बात क्लियर है? चलें जी, वेरी गुड भाई, यानी ये भी समझ आ गया कि ये डिस्पोजल सीधा सीधा हिसाब किताब है। सही है जी। अब मैं आ गया जुलाई 2017 पे। अच्छा, यानी पहली चीज मैं तुम्हें बताऊं, पहली चीज एडिशन में आ गई है। तो सर जब तुम लोगों को खुद पता है पहली चीज एडिशन में आ गई है, तो एडिशन की हेडिंग डाल के उसके नीचे ट्रांसफर लिखो और ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखोगे। एडिशन की जगह खाली रख के नीचे लिखोगे उसके ओपनिंग के बाद एडिशन और फिर ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मेरे शेयर होल्डर को नोट देख के समझ आएगा कि ये ट्रांसफर हुआ है कहां से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। और आपको फिर पता होना चाहिए कौन से हेड में पार्क करना है इसको, बिल्डिंग में, और कितने पे पार्क करना है, आई थिंक ये भी पता होना चाहिए, 2.2 मिलियन पे। वेरी गुड जी। हाँ जी, पार्क हो गया ये। चलिए जी, बेहतरीन है, पार्क हो गया। अब सर ये 2.2 मिलियन एडिशन आ गई, ये भी सवाल आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फिल आउट करना। मैं फिर कहता हूँ ना, सीक्वेंस तुम्हें पता है तो मिस आउट नहीं होगी कोई चीज। पहली एडजस्टमेंट देखी रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन के लिए, दूसरी देखी एडिशन के लिए यानी ट्रांसफर के लिए, तीसरी देखी डिस्पोजल के लिए। तो डिस्पोजल का तब सोचेंगे जब डिस्पोज करेंगे। चलें जी, आगे देखते हैं। एक हमने एडिशन भर दी यानी ट्रांसफर के नाम पे। इधर ऑन July 1, 2017 एसएल रिसीव्ड a grant of rupees 0.5 million for the purchase of machinery costing rupees 1.2 million with the condition that SL will continue to produce chemical X for a period of, यानी 5 years तक मुझे वो केमिकल एक्स की प्रोडक्शन करनी है। यानी अगर मैं वैसे ही गिनूं तो 18, 19, 20, 21, 22, 30 जून 2022 तक करनी है मुझे। और इन मीन वाइल अगर ब्रीच हो गया दैट मींस के वी नीड टू रीपे द अमाउंट। अब देखो नीचे क्या लिख के दे रहा है ये, ड्यूरिंग द ईयर यानी इस साल अप्रैल 2020 में कंपनी ने उसकी प्रोडक्शन को अबंडन कर दिया। तो आप ये नहीं कंक्लूड करेंगे कि पूरे पैसे पे करने, देखना पड़ेगा एग्रीमेंट, नीचे बताया इसने। चलें जी, अब इधर देखते हैं। पहले साल, एक साल में ब्रीच करोगे तो 80%, 2 साल में ब्रीच करोगे तो 50, 3 साल में ब्रीच करोगे तो 45। आपको क्या लगता है कितने सालों में किया है? 2 सालों में किया है। देख लो, 18, 19 नहीं, विद इन 3 इयर्स, मतलब 3 इयर्स के एम्बिट में आ गया ना। तो सर 3 हो गया ना, लॉजिकल सी बात है। विद इन 3 इयर्स मतलब 2 साल तो पार हो गए, तो हम तीसरे साल में फॉल कर गए। अच्छा जी, यानी आप सब ये कह रहे हैं कि 3 सालों का ब्रीच हो गया है, ऐसा ही है। कंपनी यूज कर रही है नॉमिनल वैल्यू मेथड फॉर वैल्यूइंग इट्स ग्रांट, ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताओ सर, 45% मुझे रीपे करना है। अब मैं एक सोचने का तरीका बताऊं, फिर तुम्हें वर्किंग करने के सिर्फ 5 मिनट दूंगा क्योंकि स्पीड में करना है। सही है जी, एक एक करके सुनो पहले मेरी बात, फिर वर्किंग करना शुरू। ये जो 1.2 मिलियन का, ये क्या है, मशीनरी है। मैं ऊपर सवाल में गया, प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है। अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या 1.2 मिलियन की मशीनरी इसमें होगी ओपनिंग में? पर 1.2 मिलियन की होगी या नेट ऑफ ग्रांट होगी? क्योंकि नॉमिनल वैल्यू है, आपने नेट कर दिया होगा ना, तो सर दैट मीन्स कि यहाँ पे नेट होगी। तो मेरे ख्याल से उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगा, वो भी कम पे होगा, ऐसा ही है। तो आपको नहीं लगता कि इस बार आपको कुछ पैसे रीपे करने हैं? तो आप एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ, सोचने का तरीका, कि इस साल जो आप लोगों को पैसे रीपे करने जानी, तो आप याद करो कि उससे रीपे करते हैं तो मुझे याद आता है कि भाई मेरी पीपी की वैल्यू कम हुई हुई है, तो वो हो जाएगी ज्यादा। और जब वो ज्यादा हो गई तो उस पर आज तक डेप्रिसिएशन भी चार्ज, पे आज तक चार्ज भी करूंगा, ऐसा ही है। ऐसा करके क्यों नहीं दिखाते हो, जल्दी से बता दो करके। यानी सर ये पीपी में इंक्रीज आ रहा है ड्यू टू एडजस्टमेंट।
अलग से वर्किंग कर रहे हो ना इसकी? मुझे आप ये बताएंगे कि इस पे पीपी में एडिशन कितनी आएगी और उसका रेलेवेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कितना बुक होगा? मशीन की लाइफ देख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कितने पे डेप्रिशिएट होता है? 10 सालों पे। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ जा रहा है 10 सालों पे भाई। 225,000 की एडिशन आ रही है, बच्चे कह रहे हैं यही है। तो हमने वो एडिशन के नाम पे दिखा दिया कि भाई वो ऐसी बात है, रीपे करना पड़ गया। तो क्या इस एडिशन से सिर्फ एडिशन होगी या डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगा? कितने साल होगा? 2.5? आई डोंट थिंक सो। 6 महीने 17 के, 18 का पूरा साल, 19 का पूरा साल और फिर 3 महीने, क्योंकि अप्रैल में हुआ है ना ये कारनामा। ऐसा ही है। तो मैंने इसमें मिड ईयर रखा है जानबूझ के। 225 बोल रहे हैं बच्चे। 45% के हिसाब से सिंपल 5, जो भी इसकी जो 5 लाख है उस पर लगा दो 45%। मतलब ये भी एक जिम्मेदारी पूरी करी है मैंने कि सबके इम्पैक्ट डिस्क्लोजर पे क्या हो सकते हैं, तो वो तुम्हें करा रहा हूँ आज। क्योंकि उसने, तुमने जो सवाल किया था ना पास पेपर का, मामूली सा, उसमें एक एडजस्टमेंट थी, उसमें उसने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट मांगे थे, उसमें उसने डिस्क्लोजर नहीं मांगा था। तो वो आज पार्क करना सीख रहे हो। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बना लेंगे जानी। डेप्रिसिएशन कितना बोला? 61875 का। और ये कितने सालों का है? 2.75। डेप्रिसिएशन 2.75 आई थिंक ईयर्स का होगा। 2 साल 9 महीने, ऐसा ही है। चलिए जी चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। अभी हमें इसमें बहुत सारी चीजें फिल आउट करनी है। पहले तो एक एक करके ये देख लेते हैं। जानी इधर, पहले ओपनिंग बैलेंसेस तो ये लिखे हैं तुमने, ये रहे, ये आ गए आप लोगों के ओपनिंग बैलेंसेस। इसमें तो कोई पंगा नहीं है, ये तो सीधे सीधे छापे थे तुम लोगों ने। आगे सुनिएगा इधर। गलत शुएब सुमरो, रिमेनिंग लाइफ क्यों देख रहे हो भाई तुम? तुम्हें ओरिजिनलिटी से लेके आना है ना इसको। रिमेनिंग लाइफ तुम्हें किसने कह दिया? कॉस्ट मॉडल है भाई, और ये फेयर वैल्यू पे थोड़ी ना जो तुम रिमेनिंग लाइफ का सोचोगे। अच्छा भाई, आप लोगों ने यही बैलेंसेस रेप्लिका यहाँ पे चिपका दिए नीचे। आप लोगों ने ये देखें, बिल्डिंग में 2.2 मिलियन का ट्रांसफर दिखाया था, ऐसा ही है। अच्छा जी, ये तो आ गया ट्रांसफर और एडजस्टमेंट ऑफ 225, जिसको मैंने सिर्फ हाईलाइट किया अभी वही देखना है, इसमें कोई पंगा? देखो एडिशन और एडजस्टमेंट में फर्क है ना। एडिशन तो वो जो मैं खरीद के लाया हूं, तो मैं अपने शेयर होल्डर को ये बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट हुई है ग्रांट रिफंड की वजह से, जिससे आपका पीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे 225,000 दिखा दिया, पर क्या इससे सिर्फ पीपी इंक्रीज होगा या डेप्रिसिएशन भी? इस साल का या आज तक का? आज तक का। अब इधर देख लेते हैं, जानिए कि आज तक की वर्किंग कैसे होगी, और आपने यहाँ पे थोड़ा दिमाग खुला रखना है ताकि ओवरऑल आप देख लें कि क्या इम्पैक्ट आता। सही है जी, प्लीज जरा फोकस करेंगे। ये रही भाई कोई कॉम्प्रिहेंसिव इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज के साथ। इसको सुकून से डिस्कस करते हैं ताकि ये पूरा मामला खत्म हो जाए। इधर देखिएगा, मैंने ये बनाई एंट्री के, हुई ये होगी 1.2 मिलियन से पीपी हुआ होगा डेबिट उस वक्त, जुलाई 1 2017 में। फिर आपने
कैश डेबिट DGI क्रेडिट किया होगा उस वक्त 2017 में, फिर आपने इसको नेट कर दिया होगा, आपका PP 7 लाख पे आ गया होगा। क्या ऐसी ही बात है? चले, मैंने ये क्यों किया अभी तुम्हें देखो, कुछ लोगों का दिमाग ही नहीं पहुंचे ना यहाँ तक, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं देखूं एक एडजस्टमेंट तो मुझे समझ आती है, पर तुमने अब जितने भी सवाल किए या तो वो साल के आखिर में चुरंगी थी, साल के आखिर में पैसे वापस जा रहे थे, या मैक्सिमम जो तुमने मेरे से सवाल किया था उसमें ग्रांट की रीपेमेंट नहीं थी, उसमें सिर्फ ग्रांट आई थी और तुमने उसको नेट कर दिया था, कहानी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। याद करो, ऐसा ही सीन था ना कि पास पेपर के सवाल में तुमने सिर्फ ग्रांट रिसीव करके अपने एसेट की कॉस्ट में उसको क्या किया था, नेट किया था, रीपेमेंट का सवाल नहीं आया इसके साथ अब तक। तो ये अभी देख रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो सुकून से समझना है इस बात को। मैंने एक काम ये किया, प्लीज समझना, मैंने एक काम ये किया, पहले तुम्हारी वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तुम लोगों ने की है। मैंने कहा कि भाई हमने मशीनरी डेबिट की, कैश क्रेडिट किया, ऐसा ही है, कितने से, 225,000 से। मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, कितना इंक्रीमेंटल और बुक करूं, डेप्रिसिएशन कितना बुक करूं और? एक मिनट रुकिएगा, यही है 61875, ये रहा जी। यानी जो मैंने कैपिटलाइजेशन की उसका 61875 ये आ गया। अब देखें यहाँ पे डिस्क्लोजर में मैंने यहाँ पे पार्क किया होगा आपका, जो भी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है उसके अंदर आ गया होगा 61875। अभी वर्किंग बता रहा हूँ सुकून से इधर देख के। अब मुझे एक बात बताएं सर, पहले मैंने एक काम ये किया, तुम लोगों के समझने के लिए बता रहा हूँ तो फोकस के साथ सुनना है इसको। 7 लाख रुपए पे ये एसेट था, मैं पूरे प्लांट एंड मशीनरी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, सही है, सुनिएगा, फोकस होके मेरी बात। आपने सिर्फ इस 7 लाख पे 6 महीने का 2017 में ये बुक किया होगा, 18 में, 19 में, और बिफोर दिस एडजस्टमेंट आपने कितने महीने का डेप्रिसिएशन पार्क किया होगा? 3 महीने का, वो ये रहा। एक बार रीचेक कर लें आप लोग अपने कैलकुलेटर पे, क्या ये कैलकुलेशन सही है, क्योंकि नींद में बनाई जाती हैं ये इधर। फिर भी कंफर्म कर लो, सही है। अच्छा, ये 7 लाख रुपीस पे कहानी चलती आई होगी, पर आप जाके PP देखें ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख का है, ये तो सर आपको 6 मिलियन का दिख रहा है। और भी होगा, मैं सिर्फ किसके लिए पंचायत कर रहा हूँ अभी, 7 लाख के लिए क्यों कर रहा हूँ, अभी उसका लॉजिक दे रहा हूं मैं, सही है जी। इधर अब आगे सुनिएगा जानी, आपको नहीं लगता कि टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना आ गया, और इस 7 लाख रुपीस में से 192,500 माइनस करो तो बुक वैल्यू आ गई एट द डेट ऑफ रिफंड, सिर्फ इस एसेट की, यही बुक वैल्यू थी ना। मैं ये पंचायत पता है क्यों कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, क्योंकि आपने जो ग्रांट रीपे की है उससे इसकी कैरिंग अमाउंट अब चेंज हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता जानी कि जब इसकी कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगी अब, तो आपका डेप्रिसिएशन भी इस पे चेंज हो जाएगा, यानी इसके ऊपर अलग से बुक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर अलग से तब बुक करोगे जब इसकी कैरिंग अमाउंट सही निकालोगे। पहले बताओ ये बात समझ आई? चलें जी, अब आगे सुने। मैंने ये कहा 507,500 आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई है अब तक की, जो कि ग्रांट से रीपे करने से पहले की है, ये आ गई। आपने कितने पैसे वापस किए, कितने पैसे वापस किए थे? 225, ये तुम लोगों ने एंट्री बनाई है ना। पर ये पैसे वापस करने से आपका एसेट फिर इंक्रीज हो गया। पर मैं आपसे ये भी तो पूछ रहा हूँ, सिर्फ इंक्रीज हुआ या डिक्रीज भी हुआ? क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर अलग से पार किया है क्या, डेप्रिसिएशन, कितने सालों का? 2.75 का। भाई ये बात समझ आई, 2.75 ईयर्स का आप लोगों ने ही माइनस किया है। तो ये देखा माइनस किया, वो कितना आ गया, 61875। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास बुक वैल्यू रिवाइज आ गई एट द डेट ऑफ रिफंड? ये रिवाइज बुक वैल्यू आ गई कौन सी डेट पे? 1 अप्रैल 2020 पे, 1 अप्रैल 2020 पे। देखो तुम लोगों ने आज तक जितने भी गवर्नमेंट ग्रांट के सवाल किए थे, या मैंने जो प्रैक्टिस सेशन में रिवाइज करवाया था, उसमें साल के आखिर में ग्रांट चेंज हो रही थी, याद आ रहा है? तो आपने क्या किया था पता है? सिर्फ एक काम किया था आपने, किया ये था, पैसे दिए थे, अक्यूमुलेटेड बुक किया था, कहानी खत्म। तो मैंने आपको वहां पे ये भी तो बताया था कि अगले साल जो डेप्रिसिएशन होगी वो कैरिंग अमाउंट पे होगी, और जब जब कैरिंग अमाउंट आएगी आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
बात क्लियर है? चलें जी, अब आगे सुनिएगा। 2.75 संजाद अहमद, वेरी गुड क्वेश्चन। ये तुम लोगों के लिए मैं लिख के लाया था यहाँ पे, मुझे पता था। 9 महीने का मतलब ये है कि 0.75। अब सर ये 9 महीने कैसे आए, 0.75 कैसे आए? 9 डिवाइडेड बाई 12, सही है जी। और ये 2 साल। अब सर ये 9 महीने आप क्यों कह रहे हैं ये भी बता दें। जुलाई 1 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 6 महीने हो गए, फिर 18 19 2 साल हो गए, और 3 महीने 2020 के। सही है भाई अहमद? तो मैंने ये कहा टोटल यूज हो चुका है 2.75 ईयर्स। सही है जी। अच्छा अब इधर देखिएगा प्लीज, पहले बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ये कैरिंग अमाउंट निकाल लिए मैंने। आपने जितने भी आज तक गवर्नमेंट ग्रांट के मेरे से सवाल किए हैं या पूरे सेशन में जितने भी किए हैं, उसमें कहानी खत्म हो जाएगा इसी साल के आखिर में। हम अगले साल पे जाया ही नहीं करते थे। अगले साल पे जाते तो अगले साल भी तो ये एसिड डेप्रिशिएट होगा ना, हाँ या नहीं? अच्छा अब ये जो एसिड डेप्रिशिएट होगा पुरानी वाली अमाउंट पे होगा, नई वाली? नई वाली, क्योंकि पुरानी अमाउंट पुरानी रही है, चेंज हो गई है। आप खुद कह रहे हैं सर चेंज हो गई है, तो भाई मुझे एक बात बताएं, अगर चेंज हो गई है, ज्यादा अगर हम कह रहे हैं कि सर ये 61875 कैसे आया, मेरी जान यार, मतलब तुम लोग, भाई लॉजिकल सी बात है यार, 225,000 तुमने रीपे किया है, तो ये डेप्रिशिएट भी तो होगा ना जो तुमने कैपिटलाइज किया है। कितने साल इसकी लाइफ थी? 10। कितना यूज हो चुका? 2.75। तो ये आंसर आ गया भाई। सही है, ओके। अब इधर, अब मुझे एक बात बताएं भाई, मैंने क्या किया, पहले मैंने सिंपल एक काम किया, मैंने देखा असल में एसेट कितने पे मौजूद है रीपेमेंट से पहले, वो मैंने वर्किंग करके निकाल लिया, कितना है 507 500। मैंने कहा रीपेमेंट करके पीपी इतने से इंक्रीज हो गया, और अगर इतने से इंक्रीज हुआ है तो फिर डेप्रिशिएट भी इसी पे होगा आज तक। वो कितने साल बनते हैं? 2.75। आपने ये कटा दिया, आपका एसेट जानी प्लस माइनस होके इतने पे आ गया। मैं कह रहा हूं अगर नॉर्मल भी सोचो सवाल, अगर सिर्फ ये अलहदा आता तो उसके अंदर भी जो अब डेप्रिसिएशन होती अगले साल से, तो क्या वो 7 लाख रुपीज पे होती है इस पे होती? ठीक है, वो चेंज हो गया। 7 लाख पे तो तब होती जब वही चल रही आती कहानी। बात समझ आ रही है? तो सर आपने टेक्निकली 670,625 निकाल ली रिवाइज कैरिंग अमाउंट, क्योंकि इसके अंदर दो इम्पैक्ट्स हैं, एक पेमेंट और उसका रिलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ भाई ऑनलाइन वालों तुम सब यहां तक कोई मसला? चलें जी। अभी क्या ये प्लांट स्पेसिफिक, सुनना मेरी बात, क्या ये प्लांट एंड मशीनरी जिसकी स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूं अभी, क्या सिर्फ यही है या बाकी भी हैं? बाकी भी है, मैं भी सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूं, बाकी भी डेप्रिशिएट होंगे। तो मैंने कहा जब इसकी कहानी शुरू की है तो उसको खत्म करके निकलते हैं यहां से। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये 607,625 कौन सी डेट की कैरिंग अमाउंट है? 1 अप्रैल 2020। तो ये भी तो डेप्रिशिएट होकर आगे चौरंगी पे जाएगा। कितने महीने और होगा? 9 महीने। अब मुझे लॉजिकल जवाब दोगे तो मुझे मजा आ जाएगा। 9 महीने डेप्रिशिएट करूं 10 सालों पे, रिमेनिंग लाइफ प्लीज बता दे, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 7.25। सर इट मेक सेंस कि जब 10 में से 2.75 चल चुका है तो 7.25 रिमेनिंग होगा, ऐसा ही है? तो 7.25 रिमेनिंग लाइफ आ गई, वो ऐसे आई है, ये भी देख लेना भाई, ये नहीं पूछना कि कैसे आई। सही है जी, ये आ गया 7.25। अब मैंने सिंपल एक काम किया, इसको डिवाइड किया 7.25 से, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, क्या ये 69375 आ गया? चलिए जी, वेरी गुड। यानी सर हमने 670,625 को डिवाइड किया 7.25 इंटू 9 ओवर 12। क्लियर है? ये मेरा डेप्रिसिएशन। अच्छा यानी अब मैं ये कह सकता हूं इंटेरिटी में अगर बात करूं, मैंने टोटल प्लांट एंड मशीनरी में से उस प्लांट एंड मशीनरी की आखिर तक वर्किंग कर ली है जो कि ग्रांट की वजह से चेंज हुआ है। बाकी अभी हैं, उसको अलग से देखना है। पहले बताओ इसमें कोई मसला है? ये IS-20 क्लियर, यानी ये मैक्सिमम था जो IS-20 बीच में चेंज हो जाए, रीपे हो जाए, आगे डेप्रिशिएट हो जाए, सब है इसके अंदर। सही है जी। सर मैं रिमेनिंग लाइफ पे लेंगे जबकि कॉस्ट पर है। यार अहमद मेरी छोटी चरस 10 बार बता चुका हूं कि आपकी जब बेस अमाउंट चेंज हो जाती है तो मैं किस पे करूंगा डेप्रिशिएट? रिमेनिंग पे करूंगा ना भाई। इसको अगर 670,625 को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो ऐसा लगेगा कि 10 साल बेनिफिट देगा, जबकि ये ओरिजिनल अमाउंट है या लेफ्ट ओवर अमाउंट है? लेफ्ट ओवर अमाउंट है।
खुदा के वास्ते भाई ये ब्लेंडर नहीं मारना यार, ये तो मैं मतलब बोल बोल के मर गया हूं मैं कि भाई फेयर वैल्यू की वजह से चेंज होगा। मैं तो एक बात कहता हूं कि जब भी आपकी कैरिंग अमाउंट चेंज होगी तब होगा, सिंपल। सही है। इस वक्त ये वाले ब्लेंडर नहीं मारो भाई, ये तो बहुत प्रैक्टिस की है खुदा के वास्ते। इधर चलें जी भाई, ये तो आ गया हमारे पास ये हिसाब किताब, और देखिए हमने इस पे अलग से बुक किया। अच्छा मैं तुमसे ये बात पूछ रहा हूं, मैंने सिर्फ इस वाले पीपी से रिलेटेड जो कि ग्रांट रिलेटेड था, कितने डेप्रिसिएशन इस साल बुक किए हैं? मैं बोलता हूँ 3। अभी माइंड मैपिंग बनाता ना, तुम्हारी सोचने की बात है, यही तो गेम है कि अकाउंटिंग रिपोर्टिंग में तो मजा है। सुनो इधर, मैं कह रहा हूँ 3 बुक किए हैं, सुकून से सोचना इधर। भाई ये चीज चेंज कब हुई है? 1 अप्रैल को। तो बाकी तो ओरिजिनल 3 महीने चला है या नहीं चला? तो ये देखो ये रहा। यही वो बारीकियां होती हैं जो मिस हो जाती हैं एग्जाम में। मैं क्या रहा हूं, 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक भी तो लाए हो ना, तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ये हो गया एक। अच्छा दूसरा ये रीपेमेंट की वजह से, और तीसरा रीपेमेंट के बाद। कितने हो गए? 3। अच्छा ये तो सिर्फ उसकी चुरंगी है जो रीपे हुआ, ये ग्रांट रिलेटेड है, बाकी अभी अलग से हैं, तो वो अभी अलग से देखेंगे। पहले तुम सब ये बता दो, यहां तक क्लियर है? मैंने फिर तुम्हें बता दिया 3 डेप्रिसिएशन है, तो इसको दिमाग में रखना, एक एडजस्टमेंट से पहले और 2 एडजस्टमेंट्स के बाद। ये आ गए भाई। अच्छा तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो आपके सोल्यूशन में ये जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ रहा है, इसके अंदर ये 3 भी हैं, और बाकी जो ओपनिंग है उसका भी है। क्लियर है? चलें जी भाई, ये बात समझ आ गई तो हम आगे जा सकते हैं आराम से। यानी हमने IS20 को भी साइड में लगा दिया, इसकी पूरी एडजस्टमेंट को। अब देखते हैं सर क्वेश्चन के अंदर अगली चीज क्या है। एसएल परचेज अ व्हीकल ऑन April 1, 2020, ये एडिशन है, having a fair value rupees 1.2 million in exchange of an old vehicle on January 1, 2017, यानी ये परचेज की गई थी January 1, 2000, ये तो इसलिए बता रहा ना ताकि रिवर्सल हो सके। At a price of rupees, the fair value of the old machine on April 1 was 1.1 million. SL also paid 50,000 to acquire न्यू व्हीकल। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें एडिशन कितने की दिखाऊं? 1150,000। तो हम तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन लेते हैं ना, कैश भी है, तो जाहिर सी बात है मैंने कितनी कंसिडरेशन दी? 2। एक अपना एसेट जिसकी मालियत है 1.1 मिलियन की, और कैश। अच्छा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव लेते तो से वो होती, फिर कैश नहीं आता। जल्दी से लिखो एडिशन में। अच्छा एडिशन में वो तो डाल देता ना, ग्रांट रिलेटेड रीपेमेंट, अभी डेपोजिशन अलग से देखेंगे उसका। चेक भी कर लेते हैं। ये रहा जी 1150, सही है जी, यही है। अच्छा भाई एडिशन मुकाते गए, और फिर मैं आपको ये बताता चलूं कि जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो ग्रांट रिलेटेड एसेट का था वो भी पार करेंगे, पर वो जब पूरा डेप्रिसिएशन निकालेंगे तब की तब देखेंगे। क्लियर है? तो क्योंकि हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है सर, अभी भी हम एडिशन पे ही हैं। सही है जी। अब आगे, क्योंकि वही बात है जो सीक्वेंस है हमारी की, एडिशन सही आ गई, डिस्पोजल सही आ गया, फिर काम हो सकता है आगे। सही है जी, फिर उसी के बेसिस पे काम होते हैं। इधर अब सर ये एडजस्टमेंट को भी टिक लगा देते हैं कि ये भी डन हो गई है, ये वाली। One of the plant that was purchased on January 1, 2016 at a cost of rupees 1.5 million was damaged on December 31, 2020 due to earthquake. SL quoted price for this plant 820. However, price quoted by the market participants 695,000. सही है जी। Expected cost to sell DVA 25,000. Plant is expected to generate net, जैसे ये तो impairment के लिए बता रहा है। यानी सर मुझे एक बात बताओ, उसकी कॉस्ट 1.5 मिलियन थी, जो प्लांट का मसला हुआ है
पर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं आज कि आप जब भी, प्लीज सुनिएगा मेरी बात, आप जब भी इम्पेयरमेंट का काम करेंगे वो साल के आखिर में करेंगे। इम्पेयरमेंट के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। पर भाई आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर ही नहीं पाओगे जब तक यू डोंट नो द कैरिंग अमाउंट। तो पहले हम एक काम ये करें, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, रिवर्सल के बाद कैरिंग अमाउंट आएगी ना। तो यानी सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कुछ चीजें, हमारी रीवैल्यूएशन हमेशा आखिर में होगी, अगर तो साल के आखिर में हो रही है। और दूसरी चीज, हमारा जो भी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग है वो आखिर में होगा। सही है जी। अच्छा, रीवैल्यूएशन अगर साल के शुरू में होगी तो पहले ही कर लेना। सही है जी, वो अलग कहानी है। इधर अब मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू डिटेल दी हुई है, तो आई थिंक फेयर वैल्यूएशन के लिए, इसका भी कोई एडिशन से ताल्लुक नहीं है। चलिए जी आगे। द कंपनी हैड एक्वायर्ड अ लोन, अच्छा इसमें तुम्हें थोड़ा स्पीड में देखना है साथ साथ। कंपनी हैड एक्वायर्ड अ लोन ऑफ रुपीज 10 मिलियन ऑन जुलाई 1, 2019। लास्ट ईयर के मिड में 10 मिलियन का लोन लिया गया है और ये स्पेसिफिक लोन है। आपको याद होना चाहिए, स्पेसिफिक लोन में जब मैं पैसा निकालूं या नहीं निकालूं इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। सही है जी। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट, अ क्वालिफाइंग एसेट which started on the same day, the loan carries a markup of 10% per annum. Principal is repayable in 10 equal half yearly installments along with the interest. इसका मतलब समझ लो, आपको जब ये लोन रीपे करना है हर 6-6 महीने में करना है। यानी इसका मतलब समझाता हूं कि जो 10 मिलियन का लोन है, इसकी एक किस्त जो है वो अगले 6 महीने में पे होगी, और इस पे उस 6 महीने का जितना भी इंटरेस्ट है वो मिला के पे होगी। ये बात समझ आई कि आपका जो भी लोन है, ये 10 मिलियन पे 6 महीने का सूद लगेगा, और इस 10 मिलियन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मिला के जो किस्त आपकी बनती है दोनों रीपे हो जाएंगी, और 6 महीने बाद आपका लोन का बैलेंस क्या हो जाएगा? इट मेक सेंस के कम होगा, क्योंकि आप रीपे कर रहे हैं। सही है जी। यहां तक कोई मसला ऑनलाइन वालों? आगे फिर बोल रहा है कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल है 3 बैंक से, और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी एक से ज्यादा होती हैं तो ये रिस्क होता है कि क्लाइंट मैनिपुलेशन करे, कि जहां से फायदा दिख रहा होगा, यानी जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बोलेगा मैंने यहां से यूज किए थे पैसे, और उसको कैपिटलाइज कर देगा ताकि मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, और प्रॉफिट ज्यादा आ जाए। तो इसके लिए कहा जाता है कि आप हर एक बैंक का मिला के एक एवरेज रेट निकाल लें और वो कैपिटलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। इसको मैं कहता हूं रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। क्या कहता हूं? रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अभी देखते हैं इधर, इधर सर। अच्छा, उसकी लिमिट है 8 मिलियन की हर एक फैसिलिटी की। इधर द फैसिलिटीज वर एक्वायर्ड ऑन अप्रैल 1, जुलाई 1 और अक्टूबर 1, 2019। द मार्कअप ऑन द फैसिलिटी फॉर बैंक ए, बी एंड सी आर 12%, 15%, 18%। सही है जी। अब ये आपके सामने है पूरी सिचुएशन कि जो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट्स किए हैं वो 7 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 6 मिलियन और 3 मिलियन। अब प्लीज स्पेसिफिकली इस बात को सुनना, अभी लिखेगा कोई नहीं, जब मैं लिखने का बोलूंगा तब। एक अप्रोच है जो मैंने कहा था, लेक्चर देख भी लेना मेरे वाले, जिसमें मैंने बताया कि सॉल्व कैसे किया जाता है जब ऐसा सवाल है। इधर सुनना, ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक एडजस्टमेंट, इसमें पूरा तुम्हारा, तुम इसी को सिर्फ एडजस्टमेंट को रिवाइज कर लो, पूरा तुम्हारा बोरिंग कॉस्ट रिवाइज हो जाएगा। इसके अंदर सब है इस एडजस्टमेंट के अंदर, तो सुनना सुकून से इसको। आगे ये कह रहा है सरप्लस फंड्स व्हेन अवेलेबल वर इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 5%। The plant was completed and available for use on 30 जून 2020 and was put to use on September 1, 2020। कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया गया था स्ट्राइक की वजह से, तो ये नेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है, तो इस पीरियड का कैपिटलाइज नहीं होगा। मैं कुछ बातें कह रहा हूं फिर उसके हिसाब से तुम्हें कॉपी भी करवाऊंगा और सॉल्व करने का तरीका भी सिखाऊंगा। सुनना, आपको जब दोनों फैसिलिटीज हो तो एक चीज का ख्याल रखना है, आपको सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट, स्टेप 1 लिखोगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग लिखो। स्टेप 1 लिखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन specific borrowing and make a schedule of
रीपेमेंट एंड मेक अ शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है भाई? मैंने बोला आप इंटरेस्ट निकालेंगे किस पे? स्पेसिफिक बोरिंग के, और उसके रीपेमेंट का शेड्यूल बना देंगे, उसके रीपेमेंट का शेड्यूल बना देंगे। अच्छा, स्टेप 2 लिखें। prepare a schedule of prepare a schedule of general borrowing prepare a schedule of general borrowing showing surplus or deficit balance, showing surplus or deficit balance to calculate income or additional expense। अब ये सारी बातें जो मैंने कही हैं यहाँ पे आपको चिपका के दे दूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने ही कहा था कि सर बोरिंग कॉस्ट भी करवा दीजिएगा, तो इसी एडजस्टमेंट में पूरा रिवाइज भी करा देता हूँ। सही है जी? तो आपने फोकस करना है यहाँ पे, बहुत अहम है आपके लिए ये, ताकि इसी के साथ सारी चीजें किल हो जाएं। चलें जी इधर। अच्छा भाई, सबसे अहम चीज, सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको क्या लिखवाया जरा आप बताएंगे? अच्छा भाई, स्टेप 1 आ गया। मैंने कहा कि भाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, ऐसा ही है? अच्छा जी, आपको ये सवाल में देख के ही पता लग रहा होगा कि ये बोरिंग ली गई है पिछले साल, पिछले साल ना? तो आपको नहीं लगता पिछले साल तक कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, और जो भी काम हुआ होगा वो इस साल के ओपनिंग में CWIP होगा? आपके सवाल में भी आ रहा है। अगर मैंने कैलकुलेशंस सही किए हैं तो वो उससे मैच करेगा। और बाज औकात अब तो आइए शेड आ गया तुम्हारे कोर्स के अंदर, हो सकता है कि वो आपको बोले ओपनिंग गलत है, तो फिर आप अपनी कैलकुलेशन करके वो सही बैलेंस निकालेंगे। सही है जी? पर ये नियत एग्जामिनर तब करेगा जब उसकी खुन्नस हो आपसे। सही है इधर? पर खैर अभी हम सुकून से देख लेते हैं इसको। इधर पहला स्टेप ये हो गया। अच्छा, दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या लिखवाया था? कोई एक बंदा रीड करके बता दे, वो फिर बोल रहा है बोलने को। प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ जनरल बोरिंग शोइंग सरप्लस और डेफिसिट बैलेंस टू कैलकुलेट इनकम और एडिशनल एक्सपेंस। सही है जी? अब एक एक करके देख लेते हैं कि मेरा इसका मतलब क्या था, तो वो अंग्रेजी यहाँ पे फिट हो जाएगी। आपने आपके सामने इस वाले पूरे सिनेरियो में लोन कितने का लिया है? 10 मिलियन का, ऐसा ही है? ये स्पेसिफिक है। मैंने कहा चलें भाई कोई मसला नहीं है सर, 10 मिलियन का लोन आ गया 1 जुलाई को, यही है? मैच करते रहिएगा। 1 जुलाई को ये लोन आ गया है, ये रहा जी 1 जुलाई को। मैंने क्या किया, मुझे पता है ये बात, मुझे पता है ये बात कि मेरा जो लोन है रीपे होगा हर 6 महीने में। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में? 5 5 बोली है ना? 10, सॉरी 10 इंस्टॉलमेंट्स में बोला है उसने। सही है जी? चेक भी कर लेते हैं एक बार। 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, हाफ ईयरली वो भी। सही है जी? तो मुझे एक बात पता है कि मैक्सिमम ये 10 मिलियन का सूद जो इस पे लगेगा 10 मिलियन पे, वो 6 महीने लगेगा, क्योंकि 6 महीने बाद मेरा लोन कम हो जाएगा, तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो पहले मुझे एक बात ये बताओ, मैंने क्या ये 10% 6 महीने पे सही बुक किया? मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया? 5 लाख। मेरे पहले स्टेप में क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ? स्पेसिफिक बोरिंग। मैंने यहां तक बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, एंड क्या लिखवा है? मेक अ शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। अब मुझे तुम एक बात बताओ, क्या मैं ये तुम्हें बताओ समझा सकता हूं कि 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर 2019 पे एक रीपेमेंट हुई होगी लोन की, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट? अच्छा, अब वो कैसे? मुझे एक बात बताओ, 10 मिलियन को 10 से डिवाइड किया होगा, प्लस उसके अंदर 0.5 मिलियन का इंटरेस्ट होगा, कुल मिला के कितना आ गया? क्या आप इस बात पे ईमान रखते हैं कि ये 1.5 मिलियन का इंटरेस्ट हमने रीपे किया होगा? किसको? बैंक को। किसको रीपे किया होगा? बैंक को। ये है शेड्यूल हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन का।
ऐसा ही है। अब आगे सुने सर, ये देखें 31 दिसंबर 2019 पे ये बैलेंस कम हो गया। आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट कहाँ गया? भाई इंटरेस्ट अलहदा से होता है, ये सिर्फ लोन कम हुआ है। लोन की अमाउंट कितनी थी? 1 मिलियन, जो आपने रीपे की है 10 इंस्टॉलमेंट्स में। तो आपका लोन का बैलेंस आप मेरे ख्याल से जनवरी 1 2020 पे 9 मिलियन आ गया। यहां तक कोई इशू है? कोई मसला नहीं है, पक्की बात है। चलिए जी, अब आगे सुने। फिर मैं तुम लोगों से एक बात पूछ रहा हूं तो मुझे लॉजिकली बताना। अब मैं आ गया हूं 1 जनवरी 2020 पे। तुम मुझे सिर्फ एक चीज ये बताओ, रहावा क्या बताऊं इसमें वापस से, मतलब इतना क्लैरिटी से सामने है, स्पेसिफिक पूछो ना, फिर क्या बताऊं जानी। तुम लोग बोलते हैं ऐसे हो कि सर ये बता दें, तो इसमें तो मैंने 10 बातें बोली हैं भाई, स्पेसिफिक पूछो। पेमेंट नहीं समझ आई, इंटरेस्ट नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया इसमें? सर एआरएम ने मेरी जान टेबल से करवाया तो ये भी टेबल ही है। जो आप लोगों ने किया है मेरी जान, ये टेबल ये रहा, नीचे डब्बा ये रहा। पर जो मैं अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूं, उस अप्रोच के अंदर, यार भाई इधर सुन लो यार, ये अंग्रेजी तुम लोगों की ना, इधर देख ले भाई, ये रीड कर लो। नशा करके आते हो सुबह सुबह, इधर ये देखो। कंपनी ने 10 मिलियन का लोन लिया है 1 जुलाई को एसेट बनाने के लिए। सही है जी। लोन का मार्कअप है 10% पर एनम। प्रिंसिपल रीपे होगा 10 इंस्टॉलमेंट्स में हाफ ईयरली। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हर 6 महीने बाद तुम्हें 1-1 मिलियन क्या करना है? रीपे करना है। जो तुम डब्बे की अप्रोच कह रहे हो तो वो डब्बा यहां नहीं चलेगा ना। सवाल की सिचुएशन चेंज कर दी है, जनरल पे चलता है वो। मैं ये कह रहा हूं, मैंने तुम्हें दोनों एक साथ दे दिए हैं, तो तुम्हें दोनों को अलग अलग लेके चलना पड़ेगा भाई। हाउ कैन आई अप्लाई द सेम सिचुएशन है जब दोनों यहाँ पे मिक्स हैं? तो उसी को हैंडल करने का तरीका सिखा रहा हूं तुम लोग। मैं फिर कह रहा हूं यार, इतनी छोटी सोच क्यों है कि भाई मुझसे वही आएगा जो मैंने किया है। एक तो चीज सिखा रहा हूं कि भाई ये बेंचमार्क है तुम्हारे लिए, इसमें सब है। तो तुम उस अप्रोच को ऑप्ट क्यों नहीं करते हो? एक तो मतलब बहुत रिलेक्टेंट हो तुम लोग के चेंज एक्सेप्ट करो, या तो मैं नहीं कर रहा हूं ये। एक एक चीज कह रहा हूं तुम्हें, पता है डब्बा नहीं बना दे, इसको भाई चकोर डाल दे बीच में। सिंपल एक अप्रोच सिखा रहा हूं, सुनो। हर सवाल पे अप्लाई होगी वो। मैं कहता हूं स्पेसिफिक बोरोइंग है, स्पेसिफिक का इंटरेस्ट निकाल लो अलग से। मैंने जनरल की बात की है अभी, या मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं? पहले पूरी कहानी सुना करो और फिर बोला करो कि भाई सर इसके बाद ये है। कहानी सुनी नहीं है सर, डब्बे भाई, ये डब्बे यार वो जनरल बोरोइंग का है। सुकून से एब्जॉर्ब किया करो चीजों को, फिर आगे बोला करो। सही है जी। इधर तुम लोगों के लिए करवा रहा हूं ये एडिशनल चीज। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि भाई एक स्पेसिफिक लोन है और एक जनरल है। अभी पूरी कहानी समेटने तो दो। इधर चलें जी, इधर आप सुनना। मैंने ये कहा कि भाई आपके पास 9 मिलियन बच गए। मैं कह रहा हूं जनरल बोरिंग से पैसा निकाले नहीं, अभी भूल जाओ उसको, वो है ही नहीं। मैं कह रहा हूं पहले आपके पास टेक्निकली 4 बैंक हैं। एक बैंक ऐसा है जिससे सीधा सीधा पैसे लाए हो, एक बैंक है जिससे रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली हुई है, बल्कि 3 बैंक ऐसे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं, आपके पास कुल मिला के 4 बैंक हैं। पहले एक का तो हिसाब किताब खत्म करो, फिर बाकियों पे भी आएंगे। क्लियर है भाई? मैं फिर कह रहा हूँ 4 बैंक की अकाउंटिंग करनी है तुमने। अभी मैं किसकी सिखा रहा हूँ? एक की। तो इसको यहीं पे ही कंक्लूड करते हैं ताकि बोरिंग कॉस्ट पूरा इसी में ही रिवाइज हो जाए। इधर सुनो, मैंने कहा 10 मिलियन का लोन लिया था। आपका ये 10 मिलियन का लोन रीपे होगा कितने कितने महीने में? 6-6 महीने में 1-1 मिलियन रीपे होगा। मैंने फिर लॉजिकली तुमसे पूछा, मैंने कहा ये जो 10 मिलियन की अमाउंट है जानी, क्या 10 मिलियन की अमाउंट पे मैं इंटरेस्ट लगाता रहूं आखिर तक, ये कम होता रहेगा? कितने से? 1-1 मिलियन से। बात समझ आई? 1-1 मिलियन से कम होता रहेगा। अभी मैं सिर्फ इतना से सिखा रहा हूं बात, इधर सुनिएगा। तो अब मुझे एक बात बताएं, मैंने 10 मिलियन पे 6 महीने का सूद बुक किया, वो कितना आ गया? 5 लाख। मैंने कहा ये इंटरेस्ट बैंक को पे करूंगा, हाँ या नहीं? अच्छा, बैंक मुझे कह रहा है, ऊपर लिख के दे रहा है। सही है जी, बैंक मुझे ये लिख के दे रहा है, सुनना। अब तुम कह रहे हो 1.5 मिलियन नहीं समझ आया, तो मैंने यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन भी की है रहा, तुम्हारे सामने कैलकुलेशन की हुई है। मतलब मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, तुम टाइम जाया करते हो सारे बच्चे। तो यार अगर कैलकुलेशन नहीं की हुई है, तुम लोगों के लिए लिखी है, 10 मिलियन को डिवाइड किया 10 से। तुम स्पेसिफिक पहले भी ये पूछ लेते तो लंबी भी नहीं होती। अभी तुम्हारे लिए वापस से बता रहा हूँ, सुन ले यार इसको रहावा। इधर मुझे एक बात बताओ,
सिंपल सी कहानी है। मैंने ये कहा कि भाई जैसे ही 6 महीने गुजरे, तुमने कितने पे करने, 1 मिलियन, किसको? बैंक को। बैंक कहेगा मुझे 1 मिलियन नहीं, मैंने तुम्हें कहा था एक और चीज, इंटरेस्ट चाहिए। नहीं यकीन आता तो सवाल में लिखा हुआ है, ये देखें भाई इधर, अलॉन्ग विथ क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। तो भाई ये नई सिचुएशन को ऑप्ट करना सीखो। इधर सुनो मेरी बात। अब आपको ये पता है कि बैंक को पैसे जाने हैं दो, एक उसका लोन और दूसरा इंटरेस्ट। तो कुल मिला के रीपेमेंट तो 1.5 मिलियन की है ना, और लोन कितने से कम होगा? यानी इसकी एंट्री बता देता हूं क्या बनी होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, सही है जी, लोन पेएबल डेबिट। लोन पेएबल 1 मिलियन से, इंटरेस्ट एक्सपेंस 5 लाख से, पैसे कितने गए होंगे? 1.5 मिलियन। भाई ये बात क्लियर है, एंट्री भी बता दी। एक्सपेंस, लोन की रीपेमेंट और कैश, कुल मिला के इतनी पेमेंट हुई है। क्लियर है भाई? कुछ इंटरेस्ट की मद में हुई है, कुछ लोन की रीपेमेंट हुई है। इधर देख लो भाई, सर हमने यहां पे 1 मिलियन दिखा दिया और हमारे पास इस साल के शुरू में 9 मिलियन की लायबिलिटी बच गई, 9 मिलियन की। और वो जो 5 लाख था इंटरेस्ट, तो वो तो पे हो गया सर, वो खत्म। हम तो अभी लायबिलिटी लोन की बात कर रहे हैं। अच्छा, बैंक तुम्हें ये कहेगा कि 10 मिलियन पे लोन दो, वो इंटरेस्ट दो, जो बचा है उस पे। अच्छा, अब जो बचा है तो पूरे साल पे बुक कर लूं, तो 6 महीने बाद फिर रीपेमेंट होनी है। अच्छा वेरी गुड जी, अब आगे सुने। जब 6 महीने बाद जानी तुम खुद कह रहे हो कि रीपेमेंट होनी है, तो मैंने फिर 6 महीने का सूद बुक किया, वो कितना आया? ये कम क्यों हो रहा है भाई? रीपेमेंट हो रही है, लोन कम हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। भाई मेक सेंस, समझ आती है बात इधर? पर मैंने तुम्हें ये एक और बात पूछी, तो मुझे गाइड भी कर दो इस पे। जैसे ही ये 30 जून, यानी मैं ये कह सकता हूँ अब रीपेमेंट हो रही है 30 जून पे, ये थी 31 दिसंबर पे, अब कब हो रही है? 2020 पे, ये था 2019, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब सुनिएगा जानी, अब मैं तुमसे ये पूछूं, बैंक तुम्हें बोलेगा मुझे मेरा 1 मिलियन वापस चाहिए, सब क्या सिर्फ 1 मिलियन चाहिए? इंटरेस्ट भी चाहिए, कुल मिला के रीपेमेंट कितनी? भाई ये बात क्लियर है? सर इसको भी बता दें, ये रहा, यही है जी, ये आ गया आपके पास। अच्छा मैंने कहा 30 जून तक की कहानी मैंने की, आ गया भाई मैं डब्बे पे इधर, सही है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि गेम क्या है, प्लीज समझना मुझे बात। पहले तो कुछ चीजें सीखो। अच्छा पहला स्टेप रीड करो वापस से, कोई जल्दी से, मुझे चाहिए ये। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग एंड प्रिपेयर मेक अ शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। आपने ये शेड्यूल बना दिया रीपेमेंट का, कि आपने इतने पैसे पे करने, इतने पैसे पे करने, ये हो गया, पहली लाइन क्लियर कर दी मैंने। दूसरी में क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ जनरल बोरिंग शोइंग सरप्लस और डेफिसिट। अब ये इसको, इसका मतलब समझा रहा हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। सुनिएगा, मैंने ये कहा कि अब मैं शेड्यूल बनाऊंगा किसका? जनरल बोरिंग का, जिसमें सरप्लस या डेफिसिट शो करूंगा। अब एक एक करके मेरी कहानी सुनना, तो ये दिमाग में चिपक जाएगी चीज। मैंने ये कहा जनरल बोरिंग की होती है एक लिमिट है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, जो कि नहीं है, सही है इधर, अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो बैंक ने मुझे कहा हुआ है कि तुम्हारे पास लिमिट है, तुम हमसे उधार ले सकते हो इस हद तक का। पर जब तक मेरे पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है और उसमें से मैं पैसे नहीं निकालता, तो क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा? हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा? नहीं होगा। ये बात याद रखनी है। मैं कह रहा हूं कि भाई जब तक मैं उस क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करूंगा, तब तक उसमें से पैसा चार्ज नहीं होगा। तो ऊपर क्यों हो रहा था? उस पैसे पे नहीं, आप पैसे ले आए थे, तो आप उसको यूज करो या ना करो, उस पर सूद चार्ज होगा। तो देखो ये बात समझ आ रही है? यही मैंने किया, ऊपर स्पेसिफिक को अलग रखा है, जनरल को अलग किया हुआ है, और तुम लोगों के लिए अलग किया ताकि आसानी रहे। अब सुनना मेरी बात, मैंने ये कहा कि सर भाई मैं जनरल का पैसा जब तक विड्रॉ नहीं करूंगा, तब तक उस पर बैंक चार्ज नहीं करेगा। बोलिएगा भाई तुमने पैसे निकाले नहीं है तो इंटरेस्ट क्यों चार्ज करूं? पहले बताओ, ये बात समझ आई? चलें जी, क्लियर? ऑनलाइन है तो जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? ये पूरी कहानी। तो देखो मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा शेड्यूल बनाना है सरप्लस और डेफिसिट का। अच्छा अब सुनो एक और बात, सरप्लस बैलेंस तब तक होगा जब तक तुम्हारे पास एडिशनल फंड्स हैं, और डेफिसिट तब होगा जब तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे और तुम किसके पास भागोगे?
जनरल बोरिंग के पास। पहले बताओ ये बात समझ आई? मैंने देखो तभी ये होशियारी नहीं की डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट होशियारी करता ना मैं खुद फंस जाता। मैं सिंपल एक काम कह रहा हूँ ना, पहले सीधा सीधा हिसाब किताब करो, रीपेमेंट्स तुम्हें पता है, अब तुम देखो कब कब पैसे कौन कौन से यूज हुए हैं। क्लियर है? यानी सर अब मुझे एक बात पता है कि अब जो मैं शेड्यूल बनाऊंगा उसके अंदर अगर जब तक मेरे पास एडिशनल पैसा उस पर इनकम आएगी या नहीं आएगी, जब तक एडिशनल पैसा तब तक क्या आएगी, इनकम आएगी। और एक और चीज सुनो, और जैसे ही एडिशनल पैसा खत्म होगा, तुम सुनोगे मेरी बात, जैसे ही एडिशनल पैसा खत्म होगा तुम्हें क्या लगता है मैं बैंक के पास जाऊंगा? यस, बैंक के पास जाऊंगा ना। कौन से बैंक के पास? ए, बी और सी, किसी के पास भी जाऊंगा और इनसे पैसे मांगूंगा। और जब इनसे पैसे मांगूंगा तो इसी शर्त पे मांगूंगा जब मैं नेगेटिव में हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा अवेलेबल नहीं है। बात क्लियर है? यानी 4 बैंक से एक बैंक को मुका चुके हैं, बाकी 3 की बात करते हैं। और मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, 3 बैंकों के पास जाऊंगा कब? जब पैसे खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? अब वही देख रहे हैं कि पैसे कब खत्म होंगे। सही है जी। मैं रीपेमेंट का शेड्यूल ऊपर बना चुका हूं, पर ये सिर्फ लोन की रीपेमेंट का शेड्यूल है। ये सिर्फ किसकी रीपेमेंट का है? लोन की। अब आपने 100% यहाँ पे ना फोकस करना है मेरे साथ। इधर आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, आपको नहीं पता पूरे साल में कंपनीज गेम कर सकती हैं कि जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो ना वो बोले मैंने इसमें से पैसे निकाल के एसेट पे लगाए, ताकि इसका इंटरेस्ट क्या हो जाए, कैपिटलाइज हो जाए। साथ साथ सुनना है सुकून से भाई, आपको ये पता है ना कंपनीज करेंगी टोपी ड्रामे, जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा जिस साल में, क्योंकि वेरिएबल भी होता है रेट, तो जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा बैंक कंपनी बोलेगी मैंने इससे इंटरेस्ट लेके इस बैंक से पैसे निकाले। क्योंकि देखो मुझे खुद एक बात बताओ ना, जनरल बोरिंग में तो बाकी भी तो पैसे होते हैं, रोजमर्रा के बिजनेस के लिए भी तो पैसे निकलते हैं, तो वो तो मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि भाई आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक एवरेज रेट निकाल लें जो सब इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो सारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने कहा और उससे पहले निकाल लेते हैं एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, क्या कहता हूं उसको, एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। सर भी देख लेते हैं वो कैसे निकलेगा। इधर देखिएगा जानी, हम सवाल में गए पहले, मुझे एक बात खाली ये देख के बताओ सवाल के अंदर। इधर मैं अगर ये कहूं तुमसे कि भाई 12%, 15% और 18% है, 3 बोरिंग का रेट्स है और एक एक की लिमिट कितनी, 8-8 मिलियन। मैं तुमसे एक बात ये पूछता हूँ, ये रही, ईच विद अ लिमिट ऑफ, ईच विद अ लिमिट ऑफ। सही है जी। अब आगे सुनिएगा, अमान हबीब कह रहे हैं कि एवरेज 15, वेरी रॉन्ग। सुनो सुनो, मैं इसी लॉजिक दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, सुनो इधर। यही तो चीजें सही करनी है आज भाई, आखिर में मेरे को तो तुम टेंशन दे रहे हो और कि मतलब और फिर प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी यार, कसम से भाई ऐसा नहीं करो खुदा के वास्ते। तो सुनो मेरी बात, समझने की बात यहाँ पे ये है, सुनो इधर सुकून से फोकस के साथ। ये गलती या ब्लंडर कभी नहीं करना कि इन तीनों को डिवाइड कर दो 3 से प्लस करके। इसमें आपकी एक वेटेज आती है जो तुम लोगों ने पेलम पाली मचाई है ना क्यूटी में, वो आज भुगत रहे हो तुम लोग। इधर एक बैलेंस पे जो इंटरेस्ट आता है उसकी लोन की वेटेज होती है। एग्जाम्पल दें सर इसकी, ये तो हमारे सर के ऊपर से चली गई बात, कैसी बकवास कर रहे हैं आप, हमें तो पता ही नहीं है सारी बातें। इधर सुनो भाई, किसी बैंक का लोन ज्यादा है तो उस पर सूद भी ज्यादा होगा, किसी बैंक का लोन तो उस पर सूद भी कम होगा। तो भाई आप अगर इन तीनों को मिला के डिवाइड कर देंगे 3 से, तो सर वो तो गलत बात हो गई, क्योंकि किसी बैंक का ज्यादा है किसी बैंक का कम है। तो आपको इसमें वेट इंक्लूड करना है बोरिंग का। क्या इंक्लूड करना है? वेटेज। तो जिसकी वेटेज जितनी होगी अकॉर्डिंगली एवरेज उतना आएगा। सही है जी। अब एक एक करके सुनेंगे आप, वेटेड एवरेज निकालना होता है, बिल्कुल सही। अब आगे सुनो, वेटेड एवरेज का मतलब सिंपल जबान में समझा रहा हूँ, बोरिंग का वेट देना, बोरिंग का वेटेज देना। बात क्लियर है? बोरिंग की वेटेज होनी चाहिए ना। अब इसको सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे FAR 1 के 800 प्लस स्टूडेंट्स हैं, समझना मेरी बात, FAR 1 के 800 प्लस स्टूडेंट्स हैं, सही है जी। अब AFC के बैच बनते हैं 4 और एक क्लास में लेट से मैं कहता हूँ 100 बच्चे होते हैं। तो मैं ये कहूंगा, प्लीज समझना, एक एक समझाने की बात है, परसेंटेज वाइज कहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि FAR 1 का जो वेटेज है वो 800 पे 800 पे होगा, और जो नॉर्मल मेरा PRC का बैच बनता है उसका वेटेज 100 पे होगा। तो दोनों का वेट तो अलग है ना, दोनों की वेटेज अलग है। तो भाई फिर परसेंटेज भी अकॉर्डिंगली देखो ना। तो यानी आपको यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स की वेटेज पार्क करनी होती है, यहाँ पे लोन की वेटेज पार्क करोगे।
ये सिखा रहा हूँ चीज, अब सुनना आगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे देखो क्या क्या रहा है, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, यानी इधर देखो 31 दिसंबर 2019 तक, इसको हाईलाइट भी करते हैं ताकि आप लोगों को दिखे भी, 31 दिसंबर 2019 तक आपने इसमें से 3 मिलियन निकाल चुके थे, 2 मिलियन निकाल चुके थे और 0.5 मिलियन निकाल चुके थे। कितने निकाल चुके थे इन तीनों में से? 3, 2 और 0.5, यानी 5.5 मिलियन की ड्रॉइंग्स कर चुके थे इसमें से। तो आपने आई थिंक बैंक ए को भी इंटरेस्ट दिया होगा, बैंक और सी को भी। पहले बताओ ये बात समझ आई? अच्छा, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, इन तीनों का इंटरेस्ट रेट ये गिवन यही है। चलिए जी, ऑनलाइन तो साथ देना तुम लोगों ने इधर। तो अब मैं आ गया यहाँ पे, पहले अमाउंट्स याद कर लो ये वाली 3, 2.5। अच्छा, अब एक एक करके सुनोगे। ये बोरिंग ली कब कब गई है, फैसिलिटी ली कब ली है? 1 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। अच्छा, मैं तुमसे एक लॉजिकल बात पूछूं, लॉजिकल बात, जो तीसरी फैसिलिटी है वो ली अक्टूबर में, उस पे एक सुनिएगा मेरी बात, जो तीसरी फैसिलिटी है वो ली ही कब है? आपको नहीं लगता कि मैं उसमें से इससे ज्यादा पैसे निकाल ही नहीं सकता था? किससे, किस दिन से पहले? अक्टूबर से पहले। किस दिन से पहले? यही तो सिखा रहा हूँ आज की क्लास में कि वेटेड एवरेज क्यों निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा, उसकी लॉजिक भी समझो। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, कुछ पैसे तो ऑलरेडी निकाल चुका था स्पेसिफिक बोरिंग के, वो मेरे को पड़े हुए थे। फिर ये जो आप कह रहे हैं, ये वाली जो 3, 2 और 0.5 आपने यूज किया है, ये आपने तभी यूज किया होगा ना जब आपको जरूरत पेश आई होगी। और ये साल के आखिर का बैलेंस बता रहा है। किसका बता रहा है? साल के आखिर का बैलेंस बता रहा है कि एजेड पे इतना ड्यू है, 3 बैंक्स को ड्यू है। पर मैं एक और चीज सोचने को भी तो कह रहा हूँ, ये जो बैंक सी है, ये फैसिलिटी ली ही कब थी तुमने? अक्टूबर में। फैसिलिटीज वर एक्वायर्ड ऑन अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1। तो मैं सिर्फ तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, बैंक सी पे मैक्सिमम इंटरेस्ट जो चार्ज भी होगा वो कितने महीने का होगा? पक्की बात है ना? पूरे साल का क्यों नहीं कर सकता? फैसिलिटी ही भाई मैंने इस पे ली थी। अच्छा, जो ये तो दूसरा वाला है बैंक भी, उस पे कितने महीने का? और जो इससे पहले वाला है, भाई जब जो आया तो उसके हिसाब से होगा ना बोरिंग। बात क्लियर है ये? अब आगे सुनिए भाई, ऑनलाइन में जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? यानी पहले मैंने आपको ये वेटेज बता दी है, अमाउंट बता दी है और टाइम बता दिया है। जल्दी बताओ, साथ साथ है तुम्हें, जल्दी बताओ। वेरी गुड जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे हमने एक काम किया, मैंने कहा कि भाई पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख दो इनके, ऐसा ही है, लिख दिया आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और मैंने अपने पास से लिखे हैं, सवाल में थे, सवाल में थे ए बी सी। अच्छा, क्या ये टाइम समझ आया? अभी मैंने बताया 9, 6, 3, ऐसा ही है। मेरे पास वेटेड एवरेज बोरिंग आ गई, मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है ना 12 से। this multiply by 9 divide by 12, this multiply by 9 divide by 12, this multiply by 9 divide by 12। जल्दी बताओ, यही याद है? जल्दी से सब चेक भी कर लो एक बार, हो सकता है मैंने गलती की हो, सवाल नशे में बनता है रात को नींद में। तो जल्दी सुनो, बताओ यही है? अच्छा, अब मैं मुझे मुझे ये पता है कि ऑन एवरेज ये बैलेंस 9 महीने था, 6 महीने था, 3 महीने था, ऐसा ही है? तो ये बैलेंस था तो इस पे इंटरेस्ट भी तो होगा, ऐसा है? तो मुझे बताओ इस पे इंटरेस्ट कितना कितना, यही याद है? चेक करो, चेक कर लो एक बार जानी, कंफर्मेशन के लिए, ताकि मजा आ जाए भाई कि हाँ भाई चलो सही किया है मैंने ये, यही है? चलें जी इधर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, बेहतरीन हो गया जी, चले शुक्रिया। इधर देखो, इधर देखो जल्दी से। अब मैं ये कह रहा हूँ, इन 3 बैंकों में से कुल मिला के मेरी एवरेज बोरिंग कितनी थी? सही है? और इन तीनों पे सूद इतना था पूरे साल। तो अगर मैं पूरे साल का सूद इन 3 बैंकों का इस पूरे साल की एवरेज बोरिंग से डिवाइड कर दूं, तो एवरेज रेट आ जाएगा, और जो आपके ऑन एवरेज इन तीनों बोरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो फिर मैं इनडिफरेंट हो जाऊंगा, मैं किसी बैंक से भी पैसे निकालता, मेरा ऑन एवरेज रेट इतना होता। भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, यही है? 13.11 क्लियर है ना? गलती तो नहीं है इसमें कोई? चलें जी। सर अब रेट आ गया मेरे पास, अभी तो रेट आया सर इधर, अभी IS-23 खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैं रिवाइज ही पूरा इसी के जरिए करवा रहा हूँ। चलें जी, साथ साथ मेरे बोलोगे, स्पेसिफिक बोरिंग ली थी उस वक्त, क्या जनरल का सोचा था, या पहले उसकी कैलकुलेशन कर ली, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाला, उसकी रीपेमेंट निकाली, इंटरेस्ट निकाला, उसकी रीपेमेंट निकाली? मैंने कहा जब वो कहानी किससे खत्म हो गए उस दिन तक, जब तक तुमने इस एसेट को खत्म किया। अब आप किस पे आ गए? जनरल पे।
जनरल पे आने से पहले देखो क्या एक जनरल बोरोइंग या मल्टीपल है। एक जनरल बोरोइंग होती तो कसम खाता हूं एवरेज नहीं निकलता, तो फिर एवरेज नहीं निकलता। ये कब निकलेगा? एक से ज्यादा। और एक से ज्यादा में रिस्क क्या होता है? सुनना, एक से ज्यादा में रिस्क ये होता है कि भाई कंपनी टोपी ड्रामे करेगी, बोलेगी मैंने इसमें से पैसे निकाले थे, इसमें से निकाले थे, अपने आप को मैनिपुलेट करने के लिए। हमने बोला तुमने किसी में से भी पैसे निकाले हो, हम सबका एवरेज ले लेंगे। हमने कहा सारे इंटरेस्ट को एक साथ चिपकाओ, सारी एवरेज बोरिंग को एक साथ चिपका दो, दोनों को डिवाइड करा दो, आपको सबका एक क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब हम इनडिफरेंट है, किसी में से भी पैसे निकालो, हम कैपिटलाइज इस पे करेंगे, हम कैपिटलाइज इस पे करेंगे। पहले बताओ ये बात क्लियर है? चलें जी आगे सुनिएगा। गेन तो यहां से शुरू होगा। इधर शेड्यूल वही है जो दूसरी वाली लाइन है, अभी दूसरी वाली सीख रहे हैं। अच्छा दूसरी वाली लाइन मैं वापस से कह रहा हूँ, रीड बन गया हूं मैं, रीड करो क्या था। प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ जनरल बोरिंग शोइंग डेफिसिट और सरप्लस। चलें जी, सरप्लस होगा तो गेन आएगा, डेफिसिट होगा तो इंटरेस्ट आएगा, सही जी, और कैपिटलाइज इंटरेस्ट आएगा। चलें जी आगे सुने मेरी बात। मैंने ये कहा मेरे पास बैलेंस था 1 जुलाई 2019 को आई थिंक 10 मिलियन का। ये कहां से आए थे पैसे? तो वो तो इंटरेस्ट दे रहे थे ना उस पर, वो कहां गया? वो निकाल लिया, कैलकुलेट भी कर लिया भाई, जब तक पैसे थे वो तो अलग से कैलकुलेशन कर रहा हूं यहाँ पे। अब सुनेंगे एक एक करके। मैं गया सवाल में, मैंने देखा भाई पेमेंट देखो ये रही सप्लायर को 31 जुलाई को हुई है। कब हुई है? 31 जुलाई को। अच्छा, जो 31 जुलाई को पेमेंट हुई है वो 7 मिलियन की हुई है, ये सप्लायर को हुई है। इसकी मैंने एंट्री क्या बनाई होगी? सुनना, CWIP डेबिट, पैसे लगे ना एसेट के ऊपर, और कैश क्रेडिट। CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा एक और सुने बात, इससे पहले जो मैंने कारस्तानियां की है उसमें क्या आया था? कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। कैश डेबिट ऊपर लोन का हिसाब किताब है, यहाँ पे कैश का हिसाब किताब है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? ऊपर किसका हिसाब किताब है? यहाँ पे कैश का। क्लियर है? लोन को अलग रखा हुआ है, कैश को अलग रखा हुआ है, तभी तो डेफिसिट सरप्लस की कहानी कर रहा हूं मैं इधर। मैंने ये कहा कि तुम खुद बताओगे अब मुझे, मैं इसलिए दिखा भी नहीं रहा शेड्यूल। 10 मिलियन की जो अमाउंट है वो कितने टाइम तक थी मेरे पास? 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई को पहला पेमेंट हो रही है, 1 महीना थी। हाँ भाई सही कह रहे हो, 1 महीना थी। चलें जी, तो 1 महीना थी तो उसके बाद रीपेमेंट हो गई। हाँ पेमेंट हुई है। अच्छा रीपेमेंट बैंक को नहीं हुई है, पेमेंट हुई है सप्लायर को। इसकी एंट्री क्या बनी होगी? CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। मैं लोन की बात नहीं कर रहा अभी मैं सप्लायर की पेमेंट की बात कर रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन कैश का हिसाब किताब। अब एक और चीज सुनो, जब तुम मुझे खुद ये कह रहे हो कि 1 महीने के लिए पैसा था, तो 1 महीने के लिए जब तक था तब तक इनकम होगी, ऐसा है? कितना? अच्छा अब ये देखते हैं, जानी ये रहा 1 मिलियन, 10 मिलियन पे 5% कितने महीने के लिए? ये आ रहा है, चेक कर लो, 41667 आ रहा है। सर ये क्या कर रहे हैं आप, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं इनकम भी आ रही है, ये क्यों? परसेंटेज क्वेश्चन में लिखी हुई है भाई, ये रहा। सरप्लस फंड्स वर अवेलेबल व्हेन अवेलेबल वर इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 5% इधर। अच्छा भाई अब मुझे एक बात बताओ, खाली ऐसे ही बेवकूफाना सवाल कर रहा हूं, मैंने 13% यूज क्यों नहीं किया? 13.11। अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस का है, और वो एक्सपेंस कब आएगा? जब पैसे यूज होंगे। अच्छा यानी अब एक बात समझे, पूरा बिजनेस सेंस समझ आ रहा है। 10 मिलियन लिए, बैंक बोलता है इसको कहीं भी यूज कर, मुझे सूद देना है। कितने परसेंट पे? 10% पे। स्पेसिफिक बोरिंग 10% है। अच्छा फिर मैंने बैंक से ये पूछा, भाई जब तक मेरे पास एडिशनल पैसे पड़े हुए हैं इसको कहीं यूज कर लूं? उसने बोला भाई तू उस पर रख के इनकम भी खा ले, मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे 6-6 महीने में सूद भी पे करना है, लोन भी पे करना है। मैंने कहा भाई तुम्हारा हिसाब किताब अलग चलाऊंगा, अपना हिसाब किताब अलग चलाऊंगा। पहले बताओ ये बात समझ आई? चलें जी वेरी गुड, अब आगे देंगे, पूरी कहानी समझ आ रही है इधर। मैंने कहा 5% 1 महीने के लिए, फिर 1 महीने के बाद मेरा बैलेंस तुमने कितना 7 मिलियन पे किया था, तो कितना बच गया? 3 मिलियन। अब आपको डेट्स का ख्याल रखना है, इधर देखो जानी, मैं आया अगली पेमेंट कब है? 31 अक्टूबर को। तो मुझे बताओ अब ये बैलेंस कितने महीने का? 3 महीने। अच्छा जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने तक मैंने फिर इनकम खाई होगी। अच्छा तो बैंक कह रहा है मुझे कोई गर्ज नहीं है, तुम इसको सरप्लस बना के रखो ना,
मुझे 10 सालों में रीपेमेंट कर देना, दैट्स इट। सही है जी। इधर अब मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने, आप सब कह रहे हैं कि 3 महीने, और 3 महीने आ गया 37,500, ऐसा ही है, 37,500 की इनकम आ गई। अच्छा, फिर 3 महीने के बाद आपने कितने की रीपेमेंट की जानी? 5 मिलियन। अच्छा, आपके पास बैलेंस कितना अवेलेबल था? 3, तो अब डेफिसिट आ गया। अच्छा, ये डेफिसिट कौन सी तारीख पे आया है? 31 अक्टूबर को। अब आप सूद पे करना शुरू करेंगे। अच्छा, आप सुने, अब गेम तो यहां से शुरू होगी। आपने जैसे ही इंटरेस्ट पे करना शुरू किया, नवंबर दिसंबर कितने महीने? 2 महीने। 2 महीने इसलिए कह रहा हूं आप यहाँ पे फोकस करें, क्योंकि 31 दिसंबर पे आपकी 2 मिलियन की फिर से पेमेंट है सप्लायर को। पर मुझे कोई तुम में से ये बात बताए, इस पेमेंट के अलावा एक और पेमेंट है, लोन की रीपेमेंट। याद आया क्यों पहले निकलवाई थी? कि अब खाली हिसाब किताब करते रहोगे, दैट्स इट। यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, तुम लोगों ने अगर अपनी होशियारी की तो गया सवाल हाथ से। मैं कह ही रहा हूं तुम लोगों को कि तुमने जो रीपेमेंट्स निकाली हुई हैं, खाली अब डेट का ख्याल रखना है। प्लस माइनस करके इनकम एक्सपेंस टकाटक सारा आंसर यहाँ पे आते रहेंगे। पहले बताओ, इसमें कोई मसला? चलें जी, आगे सुने। सर, यानी स्पेसिफिक वाली भी पेमेंट है 31 दिसंबर को, ये वाली पेमेंट भी है। पर मुझे तुम लोग एक बात ये समझाओ, सर अब जो मैं रीपेमेंट यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे सर पहले तो 2 मिलियन पे 2 महीने का सूद बुक करूं, 13.11 वाला, 43,700, 4 रुपए का फर्क है यार, 84, राउंडिंग ऑफ का फर्क है। मैंने एक्चुअल लिया हुआ है ना, इसलिए। इधर अच्छा भाई, एक्सपेंस आ गया। इधर जानिए, सुनना है, सुनना है, सुनना है तुम लोगों को, प्लीज इधर। अब सर यहाँ पे समझने का गेम है, इधर प्लीज सुनना। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरा 31 दिसंबर क्लोज हो चुका है? मंथ्स गिन लेते हैं ना, 6 महीने हो गए, जुलाई से लेकर दिसंबर। ये कब की बात है? लास्ट ईयर की। अच्छा, अब मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, इधर सुनना। अगर मैंने सिर्फ ये सवाल सॉल्व किया होता, तो आपको ये पता होना चाहिए जितने पैसे एसेट पे लग गए वो तो कैपिटलाइज होंगे। जितने पैसे एसेट पे लग गए वो तो कैपिटलाइज होंगे ही होंगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, आप देखते हैं सवाल के अंदर, जरा तुम ये देखो, 752 ये लगे, ऐसा है या नहीं है? चलें जी, आपने 752 यहाँ पे लिख दी है, ये रहा 752, ऐसा ही है। अब मैं तुम लोगों से ये पूछ रहा हूं, ये दो इनकम्स हैं तुम्हारी, इन दोनों को प्लीज ऐड करो, इन दोनों को प्लीज ऐड करो। बिल्कुल ऐसा सवाल होगा तो वो 30-35 नंबर का ही पूछेगा। 79, ये आ गया। देखो मैंने इसको माइनस किया क्योंकि तुम्हारी कैपिटलाइजेशन को रिड्यूस करेगा, सरप्लस फंड्स है ना, ऐसा ही है। वेरी गुड जी, अब आगे सुनो। फिर इस साल आपका एक एक्सपेंस भी है जो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, कितना? फाइव लगा दिया हमने। हाँ भाई, ये कितना आ गया? अरे हाँ सॉरी, सही कह रही हैं इधर। अच्छा भाई, यानी एक तो ये इंटरेस्ट हो गया, और एक ये 5 लाख हो गया, दोनों कैपिटलाइज होंगे ना। तो 5 लाख प्लस 43,704 कितना आ गया? ये आ गया। अब देखो, स्पेसिफिक पहले करवाने का फायदा क्या था? उसका भी इंटरेस्ट है, इसका भी इंटरेस्ट है, दोनों कैपिटलाइज हो रहे हैं, ऐसा ही है। आपने ये देखें, कुल मिला के आपकी कैपिटलाइजेशन आ गई इतनी, 144,64537। और अगर मैं अपने सवाल में जाके देखूं, यारी, तो यानी यहां तक का काम हो चुका है। 752 एसेट पे लगा दिए, उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो भी लगा दिया, और जो इनकम है वो माइनस कर दी। तो कुल मिला के ये देखो, साल के शुरू का ये बैलेंस आ रहा है, लग चुका है। तो CWIP देखो मैच कर रहा है। क्लियर है? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों यहां तक कोई पंगा, जल्दी बताओ। क्लियर ही है? जल्दी से बता दो सारे बच्चों, तुम लोग भी क्लियर है? अच्छा भाई, एक सम अप करने के लिए एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात। सिंपल सी चीज ये है, मैंने सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट के लिए क्या किया? स्पेसिफिक पे काम किया। स्पेसिफिक पे काम ये किया कि इंटरेस्ट बुक किया तब तक जब तक लगना चाहिए। रीपेमेंट हो गई, मेरा बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। फिर मेरा लोन का बैलेंस कम हुआ तो इंटरेस्ट भी क्या आएगा?
कम आएगा। मैंने उसके साथ साथ उसकी रीपेमेंट शेड्यूल बनाया। तुम्हें समझ आ रहा होगा कि रीपेमेंट शेड्यूल इसलिए बनाया था ताकि जब मैं सरप्लस की वर्किंग करूं तो मैं वहां से पेमेंट्स को माइनस कर सकूं। क्लियर है? अच्छा, ये पेमेंट्स सप्लायर को हो रही है, बैंक को हो रही है? बैंक को हो रही है। जो स्पेसिफिक की पेमेंट्स है वो बैंक को हो रही है। सप्लायर को जो भी पेमेंट होगी वो कैपिटलाइज होगी। सप्लायर को जो भी पेमेंट होगी, देखो दो चीजें हैं ना, कैश डेबिट, लोन क्रेडिट। लोन का हिसाब किताब अलग चल रहा है, कैश का हिसाब किताब अलग चल रहा है। कैश में से जो भी एसेट पे लगेगा वो कैपिटलाइज होगा। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों ये बात क्लियर है? अब आगे सुनिएगा। इसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई जैसे ही स्पेसिफिक की वर्किंग हो गई, अब जनरल पे काम करेंगे। पर फिर मैंने एक और चीज सिखा दी कि जनरल पे जब से काम करूंगा जब मेरे पास डेफिसिट आएगा, तो उसके लिए हमने एक परफॉर्मा बना दिया। अच्छा भाई, शुक्रिया जी अहमद। इधर अब मुझे एक बात बताओ भाई, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। अब एक और चीज बताओ मुझे, पेमेंट और रिसीट। प्लीज सुनना, मैंने ये कहा कि जुलाई 1 2019 पे मेरे पास एक बैलेंस था। कहां से आया था बैलेंस? जल्दी बताओ। बैंक से। स्पेसिफिक का पैसा भाई जब तक यूज नहीं करूंगा तब तक इनकम खाऊंगा। मेक सेंस? चलें जी, अब सुनो मेरी बात। मैंने एक महीने की इनकम क्यों खाई? सिर्फ रीपेमेंट हो गई है। अच्छा, रीपेमेंट हो गई, कितने की रीपेमेंट? 7 मिलियन की। बचे कितने? 3 मिलियन। अब ये 3 मिलियन तब तक रहेंगे, 3 महीने, जब तक अगली पेमेंट नहीं हो जाती। अगली पेमेंट कब हुई है? 31 अक्टूबर को। तो 3 महीने की इनकम खाई होगी। अच्छा, 3 महीने की इनकम खाने के बाद 31 अक्टूबर पे मैंने मजबूरन बैंक से पैसे लिए होंगे। अच्छा, किस बैंक से पैसे लिए, क्या ये मायने रखते हैं? रीजन क्यों नहीं रखता अब मायने? एवरेज ले लिया। पहले तो लॉजिक समझ आई। चलें जी, आपने किसी बैंक से भी लिया, आपको पता है कि भाई मैं जब अप्लाई करूंगा सबका सम ही आ जाएगा इधर। सही है? सबका इंपैक्ट आ जाएगा। अब आगे सुनना, मेरे पास 2 मिलियन डेफिसिट आ गया 31 अक्टूबर को। मैं इसको आखिर तक ले जाता, पर मुझे पता है फिर मैंने पैसे लिए होंगे बैंक से। इसलिए लिए होंगे क्योंकि मैंने और पेमेंट्स करनी है। कुछ सप्लायर को करनी है, कुछ बैंक को करनी है। यानी एक बैंक से लेके दूसरे बैंक को करनी है। पहले बताओ, ये बात सबको समझ आई? तो मैंने 31 दिसंबर 2019 पे आके इसको रोक दिया। मैंने कहा 31 दिसंबर 2019 मेरा ईयर एंड है। यहाँ तक जितनी पेमेंट्स हुई है उसको कैपिटलाइज करो, और जितने इंटरेस्ट आए उसको कैपिटलाइज करो, और जितनी इनकम आई है उसको माइनस करो। पहले बताओ सारे बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अब आगे सुनेंगे। वेरी गुड जी, ये 31 दिसंबर तो क्लोज हो गया। अब वेरी गुड, आगे सुनना है। अब मैं आ गया 2020 पे। यहाँ पे समझने की बात यह है कि जैसे ही तुम लोग 2020 में आए हो, तो आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि अब जो आपका बैलेंस है लोन का, कौन सा? जनरल का, वो पूरे साल आउटस्टैंडिंग होगा। वो पूरे, लोग बच्चे ब्लंडर क्या मारते हैं जो पता भी नहीं होता। बच्चे हरकत ये करके आते हैं एग्जाम में कि वही एवरेज रेट यूज कर लेंगे अगर तो 2 सालों की वर्किंग हुई, जो कि उसने पूछी नहीं है। मैंने तभी तुम्हें कहा था वो लेक्चर्स देखना, उसमें सीए फाइनल के मैंने सारे सवाल कराए हैं। उसके अंदर 2-2 सालों की चुरंगी है। सही है जी? तो उसको मतलब अब इस लेक्चर के बाद नहीं भी देखो तो चलेगा, पर देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। सही है जी? वो अब आपसे सॉल्व होने लगेंगे क्योंकि ये पूरा डिटेल में रिवाइज करा दिया मैंने। अब इधर सुनना, यानी अच्छा वो खाली हाथ साफ करने के लिए करना अपना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी कि अलग से बोरिंग कॉस्ट का सवाल आएगा। हाँ, आज तक अभी उसने हाथ हल्का रखा हुआ है इसके ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी है कि अलग से पूछ लेगा। सही है जी? तो ये भी दिमाग में रखिएगा अपने। आगे सुने, मैं जैसे ही अगले साल में गया, तो आपको नहीं पता कि अगले साल में भी सप्लायर्स को पेमेंट हुई है, अगले साल भी इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट तो तुम लोगों को भी पता है तब तक कैपिटलाइज होता है जब तक कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे ख्याल से तुम लोग स्पेसिफिक का तो पूरा पैसा खा चुके हो और बैंक से लोन भी ले चुके हो। तो अब अगले साल के लिए मेरे ख्याल से बैंक से और लोन लेना होगा या नहीं लेना होगा? लेना होगा। तो अगले साल जो बैंक से लोन लोगे, ए बी सी से लोगे। और जो जानी ए बी और सी से तुम लोगे लोन, तो मुझे एक और बात बताओ, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दोगे। अब क्या इंटरेस्ट 13.11 रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज होने के दो रीजन बता रहा हूं, तो मेरी बात सुनना। चेंज होने के दो रीजन ये कि अगले साल बैलेंस चेंज हो जाएगा, अगले साल बैलेंस, और दूसरा टाइम चेंज हो जाएगा। इस साल तो 9 6 3 महीने के लिए था ना, अगले साल कितने महीने के लिए? 12। पहले बताओ ये लॉजिक समझ आई कि चेंज क्यों होगा? दो वजह से, अमाउंट के चेंज की वजह से और टाइम के चेंज की वजह से। क्लियर है? तो आपको क्या लगता है अगले साल का बैलेंस अलग से पिक करूं और उसको कितने महीने पे देखूं? 12 महीने पे। वेरी गुड जी। आए सर, ये तो सर आपने टेंशन दे दी है। ये रहा जी, एबीसी लोन आ रहे हैं। अब सर जल्दी से, मैं सवाल में गया, इधर जानी, इधर जल्दी से
अब देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है इधर, 5.5, 6.9, 4.95। ये चेंज क्यों हो गया? अच्छा, और कितना पैसा लिया है वो मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता मुझे पता कुल मिला के इतना है इसके अंदर, तो मैं कुल मिला के इंटरेस्ट निकालूंगा, कुल मिला के इससे डिवाइड कराऊंगा, तो एवरेज रेट आ जाएगा। सही है जी। तो सर मुझे एक बात ये बताएं, ये याद रखिएगा, 5.9, 5.5, 6.9, 4.9, 4.95। ओके, इधर ये आ गए। तो ये आंसर सेम ही आ गया क्योंकि 12 महीने है, इंटरेस्ट भी सेम आ गया। सही है। तो सर आप तो बोल रहे हैं इंटरेस्ट तो अलग आएगा, ये क्यों सेम आ रहा है? भाई अमाउंट की वजह से डिफरेंट आएगा ना, अमाउंट चेंज हुई है और टाइम चेंज हुआ है। इधर आपका टोटल इंटरेस्ट ये आ गया, टोटल बोरोइंग ये आ गई, तीनों बैंक की मिला के आप डिवाइड करके चेक करेंगे, यही आ रहा है 14.90 वेटेड एवरेज अगले साल का। यही आ रहा है, जानिए ऑनलाइन वालों देख के बता दो, यही है। सही है। अच्छा जी, अब आगे की कहानी आप लोग, अच्छा क्या मैं ये कहूं कि मैंने यहां तक इसको क्लोज कर दिया है, 31 दिसंबर 2019 तक कार्रवाई और काम हो चुका है। इधर अब मुझे एक बात बताओ, मैं आ गया 31 दिसंबर पे, तुमने कितने पैसे पे किए होंगे? दो, याद आएगा तुम्हें? 31 दिसंबर पे दो रीपेमेंट्स थी, एक सप्लायर को और एक बैंक को। अच्छा, सप्लायर की पेमेंट चेक कर लेते हैं, 2 मिलियन। सही है। और सप्लायर की रीपेमेंट के बाद हमने लोन की रीपेमेंट की होगी, वो भी तुमने निकाली हुई है, 1.5 मिलियन। कुल मिला के कितने दूं? 3.5। अगर देखो वो वर्किंग नहीं करते तो यहाँ पे मसला होता। सही है। तो सर आपने 3.5 मिलियन की रीपेमेंट कर दी 31 दिसंबर 2019 को। क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूं कि 31 दिसंबर 2019 के बाद जब रीपेमेंट की तो तुम्हारा लोन जनरल बोरिंग का इंक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया ना, रीपेमेंट करने के बाद, मतलब आपने बैंक से और पैसे लिए हैं। तो पहले कितने थे? 2 मिलियन, 3.5 मिलियन और ले लिया, तो अब आपका बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। जनरल बोरिंग का यही तो गेम है। इधर अब ये आ गया 5.5। अब मैं सवाल और हालात और वाकयात देखता हूँ, तो तुम लोग मुझे गाइड करो, अगली पेमेंट कब है? मार्च में। तो अब मैंने पैसे कमाए होंगे या इंटरेस्ट दिया होगा? दिया होगा। कितने महीने? 3 महीने। तो अब मैं 14 पॉइंट समथिंग पे 3 महीने का सूद बुक करूं, ताकि अगला फिर ये इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताएं, मैंने इसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट बुक किया, 204942, यही है 3 महीने का। ऐसा ही है भाई, 3 महीने का इंटरेस्ट आ गया। ये अब आगे सुनिएगा सर, 3 महीने के बाद आपने फिर कितने की पेमेंट की है? 6 मिलियन की, इसी दिन की है ना? तो आपका मेरे ख्याल से 31 मार्च पे बैलेंस फिर इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा है, 31 मार्च पे बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होके कितना हो गया? 11.5। चलो, अब तुम्हें याद होगा 31 मार्च के बाद अब लोन की रीपेमेंट थी जून में, जून में ना, 6 6 महीने में इंटरेस्ट के साथ। और सप्लायर की रीपेमेंट देखते हैं, इधर देखो 3 मिलियन। तो मेरे ख्याल से कुल मिला के पेमेंट होगी ना, कुल मिला के जो भी पेमेंट हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, मुझे इतना पता है कि 30 जून तक पहुंचना है पहले। और 30 जून तक पहुंचने के लिए 11.5 पे फिर 3 महीने का बुक करूं। ऐसा है, वो कितना आ गया? 428,516। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें जी, अब मुझे एक बात बताओ, इधर सुनना। मेरे ख्याल से मुझे ये बात पता है कि 30 जून पे ये एसेट कंप्लीट हो चुका है। 30 जून पे ये एसेट कंप्लीट हो चुका है, देखो सवाल में गिवन है। ऐसा ही है, द प्लांट वाज कंप्लीटेड एंड अवेलेबल फॉर यूज ऑन 30 जून। पहले बताओ, ये बात समझ आई? अच्छा, यानी मैं यहां तक काम कर चुका तो मेरा एसेट का साइड खत्म हो गया। सही है। अब एक एक करके मेरी बात सुनो। सर आपने जहां कहानी लास्ट ईयर खत्म की थी, वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा? इस साल का ओपनिंग है ना, तुम्हें सवाल में भी तो दिया हुआ है ओपनिंग। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं, इस साल तुमने सप्लायर को और कितने पैसे दिए थे जो एसेट पे लग गए? 6 और
3 मिलियन। पहले बताओ ये बात समझ आई? 6 और 3 मिलियन, बाकी तो बैंक की रीपेमेंट है ना, वो एसेट पे तो नहीं लग रहे, वो तो बैंक को जा रहे हैं, एक बैंक से लेके दूसरे को दे रहा हूँ, एक बैंक से लेके दूसरे को दे रहा हूँ, सप्लायर को जो दे रहा हूँ वो कैपिटलाइज होगा। क्लियर है? अब आगे सुनिएगा, 6 और 3 मिलियन मैंने तुम लोगों के लिए यहां पार कर लिए, ये इस साल की एडिशन में आएगा, मैं बताना ये चाह रहा हूं। ये किस साल की एडिशन में आएगा? पिछले साल की, पिछले साल में आ चुकी, वो ओपनिंग में आ गई। तो ये हम काम किस पे कर रहे हैं? एडिशन के ऊपर। अब 100% फोकस रखो तो ये बोरिंग कॉस्ट खत्म हो जाएगा। सुनना इधर, मुझे एक बात बताओ, अभी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, ये और ये कैपिटलाइज होगा? ये और ये कैपिटलाइज होगा? दो इंटरेस्ट हैं। अच्छा, अब एक एक करके मुझे गाइड करो। ये जो 204942 है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, तुमने शायद मिस भी की हो। 204942 है, मुझे देख के बताओ ये 31 दिसंबर से लेके मार्च तक का है, और बीच की फेब में एक इंटरप्शन पीरियड आया था, उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। वेरी गुड जी। तो मुझे बताओ ये 204942 में ही आ रहा है ना? 204942 कितने महीने का है? 3 महीने का। इसको डिवाइड करो 3 से, मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ गया? तो ये तो किया है। ये गलती नहीं करना है एग्जाम में कि डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन निकालते 2 महीने की। आप पहले पूरी वर्किंग कर लें, उसमें से अलग कर लेना, ये तो सिखाया है। अगर मैं तुम्हें बोलूं चलो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो फंस जाओगे। उसके लिए पीएनएल का भी एक्सपेंस आना चाहिए ना तुम्हें। क्लियर है इधर? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये बात क्लियर हो गई बच्चों जल्दी से? अच्छा, और ये वाला पूरा पूरा ले लें 428516, ऐसा ही है? पर एक चीज सुनना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 428516, ये पूरे 3 महीने का, इसमें कोई पंगा नहीं है। तो उसके आगे जो इंटरेस्ट आ रहा है ये वाला, जून से दिसंबर का, ये एक्सपेंस में जाएगा, ये एक्सपेंस में जाएगा, इसका यहाँ से ताल्लुक नहीं है। तो क्या वो इंटरेस्ट नहीं है? लोन पे तो आखिर तक जाएगा, 10 सालों तक, वो कैपिटलाइज नहीं आएगा। सही है जी भाई? देखो ये तो जब तक रीपे नहीं होगा तब तक बैंक फाइनेंसिंग पे करेगा ना। मैं कह रहा हूँ कैपिटलाइजेशन कब रुक जाएगी? किसको? अच्छा, ये 20 कर दूं, ये ले भाई, सही है। इधर, अब मुझे एक बात बताओ प्लीज सुनना, यानी सर बैंक का इंटरेस्ट तो चलता रहेगा, मेरी कैपिटलाइजेशन यहाँ रुक जाएगी, कोई मसला? अच्छा, अब एक और चीज सुने, ये वाला इंटरेस्ट जो तुम लोगों ने निकाला है, ये भी तो जनवरी से जून 2020 का है, ये भी तो कैपिटलाइज होगा, पर इसमें से कितने महीने नहीं होंगे? 1 महीना। अच्छा, यानी एक बात समझने की है, इसमें भी फैब है, उसमें भी फैब है, ये स्पेसिफिक का है, वो जनरल का है, तो उसमें से कितने महीने कैपिटलाइज करूं? 5। बताओ 5 महीने कितने आते हैं? 375,000, ऐसा ही है? चलिए जी, इन दोनों को ऐड करो। यही आ रहा है? चलिए जी, आपने इसको ऐड किया तो आपकी फॉर द ईयर की आपको एडिशन मिल गई, जो पीपी के नोट में जाएगी। ये पूरी कहानी सिर्फ इसलिए सिखाई थी तुम्हें ताकि तुम एक साल की एडिशन निकाल लो। अभी तो मेरे ख्याल से पूरे पूरे डिस्क्लोजर में सिर्फ एडिशन हुई है। सही है? डिस्पोजल है, डेप्रिसिएशन है, रिवर्सल है, फेयर वैल्यूएशन है। अच्छा भाई देखो, ये क्योंकि तुम लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा बोरिंग कॉस्ट रिवाइज करा दूंगा, इससे ज्यादा एफिशिएंट वे नहीं था, क्योंकि इसमें सब है। सही है जी? आप इसको एक बार फिर से करिएगा। सही है जी? मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड करता हूँ, प्लीज सुनिएगा। यहाँ पे इस वाली चीज को सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। तो आप से रिक्वेस्ट ये है कि आप ये करके अपने हिसाब से पूरा डिस्क्लोजर सोल्यूशन भी देता हूँ, आप प्लीज इसको घर पे जाकर ट्राई लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन सवाल है। यानी जितनी भी टेक्निकलिटीज थी मैं आप सबसे डिस्कस कर चुका हूँ, और आप मान गए होंगे कि सवाल में दम था। सही है जी? इधर चलें जी, चलें जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। तो आपको जो भी डिस्कस करना हो अगली क्लास में मुझसे लाजमी कीजिएगा, पर करिएगा जरूर। सही है जी? क्योंकि इसमें कोई 15-20 दिन की मेहनत है, तो प्लीज मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। बता दूंगा रितिका मैं, ये करना लाजमी है, और सब ग्रुप पे भेज भी देना है इसको।